हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट बोले तो जीत के चैनल पर। और लेकर आए हैं 40 डेज का किल शॉट कोर्स, क्रैश कोर्स, जो कि होने जा रहा है आपकी जेईई की प्रिपरेशन को बूस्टर, आपकी जेईई प्रिपरेशन का बूस्टर, आपके लिए जेईई प्रिपरेशन की तैयारी के लिए। और आज है भैया डे टू में मतलब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टॉपिक, सेकेंड चैप्टर को, जिसमें आज चर्चा करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो सबसे पहले जो चर्चा हम लोग करेंगे वो करेंगे किसकी? स्टेट्स ऑफ मैटर की। कहने को तो ये मैटर की स्टेट्स है जो होती तीन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन इस चैप्टर में बखूबी बात की जाती है गैसियस स्टेट की, क्योंकि सॉलिड स्टेट अलग से एक चैप्टर आता है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। लिक्विड स्टेट में ऐसी कुछ कॉमन चीजें नहीं होती, बस कुछ मतलब कुछ एक्सक्लूसिव चीजें नहीं होती, कॉमन चीजें जैसे सरफेस टेंशन होता है, छोटी मोटी टॉपिक्स होते हैं, वो आते हैं। लेकिन जो चैप्टर मेनली डील करता है वो डील करता है गैसियस स्टेट से। तो हम लोग समरी शुरू करेंगे, यानी कि गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर की समरी की बात करेंगे, और फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं समरी के साथ। समरी के साथ स्टार्ट करें तो आपको पता है कोई भी चीज जिसके पास अपना खुद का मास है और खुद का वॉल्यूम है उसे मैटर कहते हैं। मैटर फिजिकल स्टेट पर तीन टाइप के हिसाब से बांटा जाता है। वैसे 5 स्टेट्स होती हैं ओवरऑल, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर 3 होती हैं एंड ओवरऑल 5 होती है। पहली सॉलिड, जिसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है और रिजिड होते हैं। तो मैटर वो जो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम रखे और रिजिड हो उसे सॉलिड कहेंगे। लिक्विड, जिनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है एंड दे आर नॉन रिजिड। Gases have neither definite shape nor definite volume and they are non-rigid. तो gases के पास ना definite shape होता है, ना definite volume होता है, और ना ही rigid होते हैं। It is the simplest state and shows great uniformity in behavior. और gaseous state सबसे simple state मानी जाती है and it shows uniformity in behavior. इसके अलावा आपको पता है प्लाज्मा और Bose-Einstein condensate दो और state होती है। तो besides the 3 states of matter, besides the 3 states of matter, the 2 more states of matter have been found to exist. These are plasma and Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate जो था वो एल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस ने बनाया था। पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा आर सुपर हॉट एंड सुपर एक्साइटेड एटम्स। जो प्लाज्मा है वो सुपर हॉट एंड सुपर एक्साइटेड एटम है, which is a mixture of electrons and positively charged ions from superheating. तो जब आप किसी सब्सटेंस को सुपर हीट करते हो, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो, तो देयर फॉर्म्स आर मिक्सचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, जो कि सुपर हीट करने पर मिलता है, जैसे कि सन के अंदर जो पाई जाती है। एंड उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, क्योंकि अगर प्लाज्मा सुपर हीटेड होता है तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट सुपर कोल्ड substances होते हैं। तो super cooled substances and super unexcited atoms formed by super cooling to such an extent that the atom lose their individual identity and condensate to form a single super atom is called as Bose-Einstein condensate। और याद रखना Bose-Einstein condensate में लगभग जो सब्सटेंस होता है उसको 0 केल्विन, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, वहां तक कूल किया जाता है। तो जब भी कोई सब्सटेंस 0 केल्विन तक कूल किया जाता है, जो कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर माना जाता है, तो वहां पर हम उसको कह देंगे कि भैया वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में चला गया, यानी कि वो बीईसी स्टेट में पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें गैसियस स्टेट की, क्योंकि हमने जैसा बात करी थी कि गैसियस स्टेट पर ये चैप्टर चलेगा, ये जो पूरा चैप्टर चलेगा इसकी हम बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे गैसियस स्टेट को लेकर। तो गैसियस स्टेट को लेकर अगर हम बात करें, इट इज द मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट ऑफ मैटर। ये सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड स्टेट है, और कहना चाहिए इसमें एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि व्हाट इज एंट्रोपी? द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर्डनेस। जो भी डिसऑर्डर्डनेस है उसका मेजर एंट्रोपी होता है। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी गैसियस स्टेट होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कोई भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज नहीं होते, एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट नहीं मिलती, रैंडम अरेंजमेंट मिलती है। कोई मॉलिक्यूल कहीं जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल कहीं जा रहा है, ये जनरली गैसियस स्टेट में होता है। इन दिस स्टेट मैटर नीदर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। इस स्टेट में मैटर के पास ना तो अपना खुद का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही फिक्स्ड शेप होता है। इट टेक्स द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड। ये शेप और वॉल्यूम उस कंटेनर का ले लेगा जिसमें इसको आप प्लेस करोगे। गैसेस एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सपेंड इंडेफिनेटली, गैसेस एक्सपेंड कर सकती हैं और कोई लिमिट नहीं है, इनडेफिनेटली वो एक्सपेंड कर सकती है। हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल में अच्छा खासा डिस्टेंस होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिससे ये लोग दूर दूर रहते हैं। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे,
अगर आप बाहरी फोर्स लगाओगे तो सारे मॉलिक्यूल्स कैन कम क्लोज टू वन अनदर, और एक बार मॉलिक्यूल क्लोज आ गए तो वो कंप्रेस हो गए। सो वी कॉल दिस एज हाईली कंप्रेसिबल, तो वो हाईली कंप्रेसिबल होंगे। इसके अलावा गैसेस इंटरमिक्स फ्रीली विथ वन अनदर और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो गैसेस कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक मॉलिक्यूल दूसरी जगह पर जा सकता है, मॉलिक्यूल मूव कर सकता है विदाउट एनी डिफिकल्टी। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में जनरली होता क्या है कि अगर मानकर चलो यहां पर मैंने एक कंटेनर रखा जिसमें एक पार्टीशन करा, और एक पार्टीशन में एक साइड मैंने कोई गैस भरी, सपोज करो यहां पर मैंने कोई गैस भरी, ठीक है। अभी तो ये पार्टीशन खुला नहीं है, इसलिए मैंने मानकर चला ये गैस इस जगह पर ही होगी। लेकिन जैसे ही ये पार्टीशन खोल दिया, जैसे ही हमने ये पार्टीशन खोल दिया तो होगा क्या, जैसे ही हमने ये पार्टीशन खोला तो गैसेस धीरे धीरे डिफ्यूज्ड होगी। सो व्हेन पार्टीशन गेट्स ओपन, व्हेन पार्टीशन गेट्स ओपन, तो मॉलिक्यूल्स फैलना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स इस साइड मूव करना चालू कर देंगे। तो धीरे धीरे यहां पर कंसंट्रेशन कम होगा और पूरी जगह पर वॉल्यूम जो होगा वो एक्सपेंड होगा, तो पूरी गैस इस तरीके से एक्सपेंड होगी। सो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो गैसेस का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, गैसेस मॉलिक्यूल्स का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है टू द अवेलेबल वॉल्यूम, इन द अवेलेबल वॉल्यूम, जितना अवेलेबल वॉल्यूम है उस अवेलेबल वॉल्यूम में, तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें एक चीज और याद रखना, अगर ये डिफ्यूजन एक स्मॉल होल से हो रहा है, यानी कि अगर मैं यहां पर एक स्मॉल होल कर देता, इसमें पूरा पार्टीशन ना हटाते हुए इस पार्टीशन में एक स्मॉल होल कर देता, तो इस स्मॉल होल के थ्रू अगर होता तो इसको हम क्या बोल देते, इफ्यूजन, इसको बोल देते इफ्यूजन। सो इफ a molecule of gas moves from one place to another, it is called diffusion. But if that diffusion occurs through a small hole, it is known as effusion. So if diffusion occurs through a small hole, अगर स्मॉल होल के थ्रू हो रहा है, then it is known as इफ्यूजन। आगे हम रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जान लेते हैं कि इफ्यूजन क्या होता है। सो दिस इज नोन एज इफ्यूजन। नाउ प्योर गैसेस और देयर मिक्सचर्स आर ऑल होमोजीनियस इन कॉम्पोजिशंस। अगर प्योर गैसेस होंगी या उनके मिक्सचर्स होंगे तो वो सब कॉम्पोजिशन में होमोजीनियस होंगे, मतलब उनकी मिलावट यूनिफॉर्मली होगी। एंड गैसेस पोजेस वेरी लो डेंसिटी, गैसेस के पास बहुत लो डेंसिटी होती है। द डेंसिटी ऑफ गैस व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन इज टर्म्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। तो हमको पता है क्योंकि गैसेस का मास कम है और उस कम मास में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। एंड व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कम, न्यूमरेटर कम, वॉल्यूम ज्यादा, डिनोमिनेटर ज्यादा, तो डिवीजन करने पर बहुत कम वैल्यू आएगी। एंड दैट इज व्हाई वी से कि डेंसिटी जो होती है वो सबसे बहुत कम होती है गैस की। इनफैक्ट सारे मैटर की स्टेट में डेंसिटी ऑफ गैसियस सब्सटेंस इज द लीस्ट वन, सबसे कम गैस की होती है। सॉलिड और लिक्विड से भी कंपेयर करोगे तो सबसे कम गैसेस की होंगी। सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। लेकिन गैसेस की प्रॉपर्टीज और भी होती हैं, जिसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, दैट गैसेस पोजेस वेरी लो डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ गैस कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन इज टर्म्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। ये पहले देख चुके हैं। नाउ ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। जब आप गैसेस को किसी कंटेनर में रखते हो तो वो क्या करता है, कंटेनर की दीवारों पर एक प्रेशर लगाता है। तो वो क्या करता है, कंटेनर की दीवारों पर एक प्रेशर लगाता है, कंटेनर की दीवारों पर एक प्रेशर लगाता है। अब जब कंटेनर की दीवारों पर एक प्रेशर लगाएगा तो यहां देखेंगे कंटेनर की दीवारों पर जो प्रेशर लगाएगा, कैसे लगाएगा, क्योंकि एक जो मॉलिक्यूल है, सपोज करो ये मॉलिक्यूल है, ये टकराएगा, तो ये टकराएगा तो इट विल एक्ट सम फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑन इट्स यूनिट एरिया। कंटेनर के एक यूनिट एरिया पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, और हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया इज नथिंग बट प्रेशर। तो वी कंसीडर दैट प्रेशर टू बी द प्रेशर ऑफ गैस। तो वो प्रेशर जो वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे लगाएगा कोलिजन के दौरान, क्योंकि वो रैंडमली मूव करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो वो जिस कंटेनर में रखे उनकी दीवारों से टकराते रहेंगे टकराते रहेंगे टकराते रहेंगे। तो जो फोर्स अपॉन एरिया लगेगा वहां पर वो प्रेशर बनाएगा, यानी कि वहां पर गैसेस का वो प्रेशर एक्सर्ट माना जाएगा, which obviously increases due to increase in temperature। और यह प्रेशर की वैल्यू टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ेगी भी,
रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स और तेज भागेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो गैस के हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो और तेज भागेंगे भाई, और जब तेज भागेंगे तो ये और ज्यादा दीवारों से टकराएंगे, मतलब दे विल एक्सर्ट मोर एंड मोर प्रेशर। तो वी कैन से द प्रेशर ऑफ द गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये पीटी एक लॉ आता है जिस पर हम चर्चा करेंगे आगे चलकर, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, तो वहां पर भी ये चीज बताई जाएगी। Moreover, gaseous molecules move very rapidly in all directions in random manner, that is gases have highest kinetic energy। और क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बाकी फिजिकल स्टेट के मुकाबले इनके मॉलिक्यूल सबसे तेज भाग सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में भाग सकते हैं, इसलिए बाकी स्टेट्स के मुकाबले इन एटम्स, इन मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। दिस वाज अबाउट द गैसियस स्टेट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस? मतलब आपके पास मैटर तो है गैस का, लेकिन उस गैस के कैरेक्टरिस्टिक आपने जान लिए, लेकिन उस गैस का बिहेवियर जानने के लिए कि आगे चलकर ये गैसेस किस तरीके से बिहेव कर सकती है, हमें उस गैस की कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। और मेजरेबल प्रॉपर्टीज बोले तो वो प्रॉपर्टीज जिनको तुम मेजर कर सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी जिसको तुम मेजर कर सकते हो वो है प्रेशर। आप गैस का प्रेशर मेजर कर सकते हो। जैसे अभी हमने कहा ना, वॉल्स ऑफ द कंटेनर में जितना दबाव बनाएंगी, वो जितना फोर्स यूनिट एरिया पे लगाएंगी वो प्रेशर होगा, तो आप प्रेशर मेजर कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम, आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम आप उस कंटेनर का ले लो जिस कंटेनर में उसे रखा गया है, तो वही वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, बिकॉज इट ऑक्यूपाइज द होल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, तो वॉल्यूम। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, आप टेम्परेचर नाप सकते हो। और ये सब नापने को इसलिए बोला जा रहा है ताकि आप बिहेवियर पता कर सको। बिहेवियर इन द सेंस, मान लो मैं प्रेशर बदल रहा हूं, तो और मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो बच गई हैं उनमें क्या असर होगा, वॉल्यूम में, टेम्परेचर में क्या असर होगा। अगर मैं टेम्परेचर बदल रहा हूं तो बाकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज में क्या असर होगा, ये बिहेवियर होगा गैस का। और इसको जानने के लिए आपको सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, या फिर आप मास और मोल पता कर लो। दीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज। मास निकाल लोगे तो इवेंचुअली मोल निकाल ही लोगे, क्योंकि मास से मोल कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। तो आपके पास है गिवन मास, अपॉन करोगे मोलर मास, आपके मोल्स आ जाएंगे। तो ये मास अपॉन मोल्स करोगे तो विच आर टर्म्ड एज इट्स मेजरेबल प्रॉपर्टीज। तो आप इसको क्या मान लोगे, उनकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज मान लोगे। नाउ मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम और किलोग्राम एंड इज इक्वल टू द डिफरेंस इन मासेस ऑफ एम्प्टी वेसल एंड वेसल कंटेनिंग गैसेस। तो कैसे मास निकालोगे, पहले आप क्या करोगे, एम्प्टी वेसल का मास निकाल लोगे। एम्प्टी वेसल का मास निकल गया, ME मान लो, फिर उसमें गैस भर दोगे। So after filling gas, कंटेनर का मास निकाल लोगे। तो आफ्टर फिलिंग गैस, मान लो ये गैस इसके अंदर भर दी है, तो अब इस कंटेनर का मास निकाल लोगे। इसको मान लो MF बोल दोगे, फाइनल मास। तो आप मास ऑफ गैस कैसे निकाल लोगे, मास ऑफ गैस कैसे निकालोगे, फाइनल गैस का मास MF माइनस इनिशियली गैस का मास ME। तो ऐसे करते हुए आपको गैस का मास मिल जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, जो वॉल्यूम होगा वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि गैसेस के बारे में कहा जाता है कि ये पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ले लेंगे। तो इस कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा वही उस गैस का भी वॉल्यूम होगा। एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लीटर, मिलीलीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर और क्यूबिक डेसीमीटर, DMQ। बट इसमें मुद्दे की बात एक ही है जो याद रखनी है आपको, दैट इज 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, या आप कह लो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। आप ये कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, और या फिर आप ये कर सकते हो कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर्स। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 10 की पावर 3 लीटर्स, लेकिन ये सबसे स्टैंडर्ड होता है, इससे सारी यूनिट्स बना सकते हो। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, क्योंकि अगर आपको कभी भी गैस का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया तो उतना जितना सेंटीमीटर क्यूब दिया उतना ही ml होगा, और ml से लीटर फिर बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। इसके आगे चलते हैं। नाउ प्रेशर की बात करें तो हाउ प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जितना भी गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर के यूनिट एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं, दैट विल बिकम एज इट्स प्रेशर। वो क्या बन जाएगा भाई, उसका प्रेशर बन जाएगा। सो द ग्रेटर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन एरिया, द ग्रेटर इज द प्रेशर। अगर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी ज्यादा होगा। द ओरिजिन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस इज द कंटिन्यूअस कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सवाल उठता है कि भाई साहब ये फोर्स लगेगा कहां से, तो जो लगातार गैस के मॉलिक्यूल्स दौड़ रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उससे ये कोलिजन करेंगे। खुद के साथ तो करेंगे, लेकिन
कंटेनर की दीवार है, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी करेंगे, वो कंटेनर की वॉल्स पे जो जैसे ही वो टकराएंगे, कोलाइड करेंगे तो एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स, वही गैस का क्या माना जाएगा? प्रेशर। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स है, प्रेशर की यूनिट्स यहां जानना बहुत जरूरी है। जैसे 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट होती है जो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होती है, 760 mm ऑफ Hg होती है, या 760 टॉर होती है। साथ में ये 101.325 किलो पास्कल भी हो सकती है, या फिर आप इसको बोल सकते हो 101.325 पास्कल, या फिर आप इसको बोल सकते हो 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऑलमोस्ट 1.01 बार के बराबर भी होती है, यानी कि 1 बार जो होता है वो एग्जैक्टली 10 की पावर 5 पास्कल होता है, या 0.987 ATM होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। ये जनरली हम जो मानते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में मानते हैं, और हम कहते हैं एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 ATM होता है, 1 एटमॉस्फेयर विच इज इक्वल टू 1.01 बार। तो आप कह लो 1 ATM प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 बार। ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें पता है टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट होता है कि कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उस बात का मेजरमेंट टेम्परेचर होता है। इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस स्केल और एब्सोल्यूट स्केल विच इज कॉल्ड एज केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल वाज अर्लियर नोन एज द सेंटीग्रेड स्केल, बट अभी जो स्टैंडर्ड सिस्टम फॉलो करता है वो केल्विन स्केल को फॉलो करता है, क्योंकि टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल SI यूनिट जो मानी गई है वो केल्विन को माना गया है। सो दिस इज अबाउट द प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड मास ऑफ द गैसेस। नाउ गैसेस फॉलोज सर्टेन लॉज। यहां से आती है इंपॉर्टेंट चीज भाई। गैसेस क्या करती हैं? कुछ लॉस को फॉलो करती है, कुछ बेसिक लॉस को फॉलो करती हैं। वो लॉस के बारे में पढ़ना जरूरी है। सबसे पहला आता है भाई बॉयल्स लॉ, 1662 में बॉयल साहब ने दिया था, 1662 में, कई सदियों पहले मतलब। और बॉयल्स लॉ में बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब का था। देखो, जैसे तुमने बचपन में बैलून के साथ खेले होंगे, अभी भी बैलून्स तो देखते ही होगे तुम, गुब्बारे। बैलून एक अच्छा आपको एक बल्कि पार्ट दिखता है क्योंकि उसके अंदर एयर भरी होती है। आप कई बार उसको देखना, आप उसको हाथ से दबाते हो, ऐसा हाथ से स्क्वीज करते हो, उस पर प्रेशर लगाते हो तो वो पिचकता है, बैलून पिचकता है। सडनली छोड़ते हो तो वो वापस से ओरिजिनल शेप ले लेगा। फिर आप उसको दबाओगे तो पिचकेगा, फिर आप उसको छोड़ दोगे तो वो एक प्रेशर वापस से ओरिजिनल शेप ले लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जितना प्रेशर तुम लगा रहे हो उतना उस बैलून का वॉल्यूम घट रहा है। और एक्चुअली वॉल्यूम का नहीं घट रहा, वॉल्यूम के अंदर जो गैस है वो घटा रही है। तो इवेंचुअली दिख रहा है कि वो बैलून का वॉल्यूम घट रहा है। लेकिन आप प्रेशर किस पे लगा रहे हो? एक्सटर्नल प्रेशर। आप एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि आप बैलून से बाहर हो। तो आप बैलून पर जितना प्रेशर लगाओगे उतना उसका वॉल्यूम घटेगा, जितना प्रेशर हटाओगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। क्योंकि आप उसको दबाना बंद कर दो, आप हाथ हटा लो तो वो वापस से क्या करेगा? वापस से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, तो वापस से एक्सपैंड हो जाएगा वो। तो इसका मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यही बात ये कहता है बॉयल्स लॉ। At constant temperature, the pressure of a fixed amount of a gas varies inversely with its volume. तो pressure is inversely proportional to volume. Inversely proportional. तो आप कह सकते हो pressure of gas is inversely proportional to its volume. Is inversely proportional to its volume. अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन बशर्ते टेम्परेचर क्या होना चाहिए इस समय? कांस्टेंट। इट शुड बी कांस्टेंट टेम्परेचर। सो प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो P विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, P इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम। सो दिस इंप्लाइज प्रेशर इनटू वॉल्यूम विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा उस पर चर्चा करेंगे, बट प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। और इस कांस्टेंट में एक फैक्टर टेम्परेचर जरूर होगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट माना है। पूरा कांस्टेंट टेम्परेचर के इक्वल नहीं होगा, कुछ और टर्म्स भी आएंगी, लेकिन कांस्टेंट जो भी होगा उसमें टेम्परेचर इंक्लूड होगा। तो ये पीवी हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। सो अगर मान लो दो स्टेट है, जैसे एक गैस की स्टेट है जहां पर प्रेशर था, ये गैस की स्टेट है जहां पर प्रेशर था P1 विच इज इक्वल टू K टाइम्स अपॉन V1। मान लो इस पर कुछ प्रेशर बढ़ा दिया तो इसका वॉल्यूम घट गया होगा, गैसेस थोड़ी सी अक्यूमुलेट हो गई होंगी साइड में, तो गैसेस अक्यूमुलेट हो गई होंगी, तो इस समय P2 प्रेशर हो गया तो कांस्टेंट K रहेगा और V2 आ जाएगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं P1 V1 विल बी इक्वल टू K एंड ऑल्सो P2 V2
विल बी इक्वल टू के, ये यहां से निकाल सकते हैं, दोनों के इक्वल है तो हम कह सकते हैं P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2, क्योंकि दोनों के इक्वल है ना, तो P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2, तो P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2 विच इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व प्लॉट करें तो ये आपका एक ऐसी इक्वेशन आएगी कि जितना प्रेशर आप कम करोगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना प्रेशर आप कम करोगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर कम करने से वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेशर और 1 बाय वॉल्यूम का ग्राफ बना लो, क्योंकि प्रेशर और 1 बाय वॉल्यूम का आपको सीधा दिखेगा कि प्रेशर और 1 बाय वॉल्यूम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ के 1 बाय वी। इसको आप लिख सकते हो क्या, प्रेशर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 1 बाय वी। कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको पता चल जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ये कर्व बनेगा। y पर कौन है, प्रेशर है, y पर कौन है, प्रेशर है, x पर कौन है, 1 बाय वी है, 1 बाय वी है, और जो स्लोप है इसका, ये स्लोप है थीटा, तो इसका जो स्लोप m होगा, जो टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर होगा, वो कुछ नहीं, वो k हो जाएगा, वो k हो जाएगा। और c इंटरसेप्ट 0 है क्योंकि इट इज प्लस 0, तो c की जगह 0 है, मतलब जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इट passes from origin, क्योंकि y इंटरसेप्ट अगर 0 आ रहा है, इट शोज दैट द कर्व विल पास थ्रू ओरिजिन, जो कर्व होगा वो ओरिजिन से पास होगा, तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये क्या बताएगा, अगर p बढ़ेगा तो 1 बाय v भी बढ़ेगा, 1 बाय v बढ़ेगा मतलब v घटेगा, क्योंकि p बढ़ेगा तो 1 बाय v भी बढ़ेगा, क्योंकि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय v, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, या कह लो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस 1 बाय v। तो if p increases 1 by v increases, और 1 by v increases means v decreases, वॉल्यूम घट जाएगा। दिस इज अबाउट बॉयल्स लॉ। तो ये पूरा किसके बारे में भाई, ये पूरा है बॉयल्स लॉ के बारे में। तो p बढ़ाओगे 1 by v भी बढ़ेगा, लेकिन 1 by v बढ़ेगा तो v घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। तो ये बॉयल्स लॉ के बारे में। नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ, 1787 में चार्ल्स साहब ने दिया था। चार्ल्स लॉ इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ, वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ, क्योंकि ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में आपको चीजें बताता है। वॉल्यूम टेम्परेचर, ये किसका लॉ था, प्रेशर वॉल्यूम लॉ, क्योंकि ये प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बताता है, तो इट इज प्रेशर वॉल्यूम लॉ। लेकिन ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ। सो दिस लॉ विल बी कॉल्ड एज वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ। क्या कहता है चार्ल्स लॉ, पहले अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमने क्या कहा था कि कोई भी चीज को अगर आप हीट करोगे तो वो फैलती है, हमेशा देखना, वो हमेशा एक्सपैंड होती है, और गैसेस तो चाहते ही एक्सपैंड होना, तो और तेजी से एक्सपैंड होंगे। जब भी आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे 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 बढ़ाओगे, तो वो गैस का एक्सपेंशन और रैपिडली होगा, यानी कि उसका वॉल्यूम और तेजी से बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सॉरी कहना चाहिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द वॉल्यूम विल ऑल्सो बी इंक्रीज। सो द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बट याद रखना, उस समय प्रेशर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब दो मेजरेबल प्रॉपर्टीज को आपस में रिलेट कर रहे हो तो बाकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे पहले तुमने प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन देखा था, प्रेशर विद रेफरेंस टू वॉल्यूम, तो वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। अब तुम वॉल्यूम का चेंज देखना चाह रहे हो टेम्परेचर के रेफरेंस में, तो तुम्हें प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तीसरी चीज कांस्टेंट रखेंगे, तो प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा, तो हम कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो इससे ये हो जाएगा वॉल्यूम विल बी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो दिस इंप्लाइज वॉल्यूम बाय टेम्परेचर विल बी इक्वल टू K, व्हिच इज नथिंग बट कांस्टेंट। So it is nothing but constant. तो V by T will be equal to K, which is nothing but constant. तो V by T will be constant for given N and P. V1 by T1 equal to V2 by T2. तो अगर आपके पास दो कंडीशन है जिसमें T1 टेम्परेचर पे V1 वॉल्यूम था और टेम्परेचर बढ़ा दिया, सपोज T2 कर दिया, तो वॉल्यूम और बढ़ गया, V2 हो गया, तो V1 अपॉन T1 will be equal to V2 अपॉन T2, क्योंकि दोनों का जो दोनों का डिवीजन है, जो रेशियो है, वो हमेशा K कांस्टेंट के बराबर होगा। ये K कांस्टेंट क्या होगा अभी इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखना ये जो K कांस्टेंट होगा इसमें प्रेशर इंक्लूड होगा। जैसे PV इक्वल टू कांस्टेंट आया था, तो उस कांस्टेंट में टेम्परेचर इंक्लूड था, इस समय इसमें जो इंक्लूडेड है वो कौन सा चीज इंक्लूडेड है, K इंक्लूडेड है। अब हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट भी क्या होगा, चर्चा कर लेते हैं उस कांस्टेंट की भी। आइडियल गैस इक्वेशन से बनता है, आइडियल गैस इक्वेशन आगे हम पढ़ने वाले हैं। आइडियल गैस इक्वेशन कहती है PV इक्वल टू nRT।
तो हम यहां कह सकते हैं v बाई टी इज इक्वल टू एन आर बाई पी, और v बाई टी हम कहते हैं कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ v बाई टी हम कहते हैं कांस्टेंट है, तो मतलब हमारे लिए दिस इंप्लाइज कांस्टेंट कौन बन गया, हमारे लिए कांस्टेंट कौन बन गया, एन आर बाई पी। तो एन आर बाई पी हमारे लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जहां एन क्या हो गए, मोल्स ऑफ गैस हो गए, आर क्या हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया जिसकी वैल्यू 8.314 होती है, तो इट विल बी गैस कांस्टेंट, एंड पी कुछ नहीं हो गया, पी विल बी योर प्रेशर। तो गैस का जो भी प्रेशर होगा वो पी हो जाएगा, और एन आर बाई पी जो हो जाएगा वो इस केस में क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या कांस्टेंट हो जाएगा, एन आर बाई पी। तो मोल्स ऑफ गैस फिक्स्ड हो जाएंगे, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ही। अब भाई हमने प्रेशर भी कांस्टेंट रख दिया है, क्योंकि इस केस के लिए हमने प्रेशर कांस्टेंट बोला, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एन आर बाई पी तीनों आपस में कांस्टेंट है, तो तीनों का जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है एन आर बाई पी, ये भी कांस्टेंट होगा, एंड दिस कांस्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू वी बाई टी, वी बाई टी। तो आप ये देख सकते हो कि वी बाई टी में अगर अलग अलग प्रेशर पे बनाओगे मान लो, तो अलग अलग प्रेशर पे आपको ये चीज मिलेगी। तो वी बाई टी देखेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर का, एक प्रेशर बनाया P4, एक बनाया P3, एक बनाया P2, एक बनाया P1 पे। तो सब आपको बताना है इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर P4 होगा। ये कैसे पता किया, देखेंगे इधर। अगर हम इसको कंपेयर करें आइडियल गैस इक्वेशन से और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो V बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ रहा है, V बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं V इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी, Y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब एम एक्स प्लस सी में यहां कॉन्स्टेंट इंटू टी प्लस जीरो कर दो, प्लस जीरो कर दो, मतलब लाइन ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। और कांस्टेंट जो है एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स है, तो वाई पर कौन है, वॉल्यूम, और एक्स कौन है, टेम्परेचर, तो इससे पास होगा। अब एक्चुअली ये ओरिजिन से इसलिए पास नहीं होती क्योंकि एग्जैक्टली जीरो टेम्परेचर पे जीरो वॉल्यूम नहीं हो सकता, मिनिमम वॉल्यूम तो कुछ तो होगा ना गैस का, तो वो मिनिमम वॉल्यूम तो कुछ गैस का रखेंगे हम लोग यहां से, इसलिए इस पॉइंट को स्टार्ट किया है, लेकिन ये अलग अलग प्रेशर पर है। अब यहां से आपको ये दिख रहा है कि ये इसका स्लोप है θ1, इसका टेंजेंट, ये दूसरा एंगल है θ2, ये तीसरा एंगल है θ3, और ये चौथा एंगल है θ4। तो ये चौथा एंगल है θ4। अब हमें पता है कि जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होगा, जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो हम यहां कह सकते हैं कि m इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इज नथिंग बट एन आर बाय पी। तो इट मींस टेन थीटा शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, और वी कैन से थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। मतलब जिसका p ज्यादा होगा उसका थीटा सबसे कम बनेगा, सबसे छोटा बनेगा। तो सबसे छोटा थीटा किसका बन रहा है, θ1 का। θ1 में जो प्रेशर है वो P4 है, तो P4 सबसे ज्यादा होगा, तो P4 सबसे ज्यादा। और सबसे बड़ा एंगल कहां बन रहा है, θ4 में। θ4 के करस्पॉन्डिंग प्रेशर कौन सा है, P1 है। θ4 सबसे बड़ा, ऊपर वाली लाइन का एंगल सबसे बड़ा है ना, तो उसका प्रेशर P1 है, लेकिन जिसका एंगल सबसे बड़ा उसका प्रेशर सबसे कम, तो P1 सबसे कम। तो इसलिए ऑर्डर क्या आ गया, P1 सबसे कम, उससे ज्यादा P2, उससे ज्यादा P3, और सबसे ज्यादा P4। ये आपका टोटल ग्राफ आ गया, जो कि आपका प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, अलग अलग प्रेशर पे बना हुआ। वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है, सॉरी, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है, अलग अलग प्रेशर पे बना हुआ। तो इसमें कई बार ये सवाल आता है कि कौन सा प्रेशर बड़ा है, कौन सा प्रेशर छोटा है। तो जिसका एंगल सबसे छोटा होगा उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, क्योंकि थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ये यहां से पता चला है, ये यहां से पता चला है। क्लियर हो गया। तो ये चार्ल्स लॉ हो गया। एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे चलते हैं, चार्ल्स लॉ पर और थोड़ी चर्चा करते हैं। चार्ल्स ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली दैट फॉर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस द वॉल्यूम गेट्स चेंज बाय अ फ्रैक्शन ऑफ 1/273। अगर आप हर बार 1 डिग्री बढ़ाओगे, ये चार्ल्स ने ऑब्जर्व किया था, एक्सपेरिमेंटली पाया था, अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे तो जो वॉल्यूम होगा वो 1/273 टाइम्स हर बार बढ़ेगा। मतलब मान लो इनिशियल वॉल्यूम है V, इनिशियल वॉल्यूम में मान लो V 0, तो 1 डिग्री राइज पर क्या होगा, V 0/273 बढ़ जाएगा। 2 डिग्री राइज पर, 2 डिग्री राइज पर V नॉट इक्वल प्लस फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V नॉट प्लस V नॉट अपॉन 273 इंटू 2, ठीक है। 3 डिग्री राइज पर क्या हो जाएगा, V नॉट प्लस
3 टाइम्स ऑफ V0 अपॉन 273, ये हर बार बढ़ेगा। तो भैया T डिग्री राइज पर क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम इज V0 प्लस T डिग्री T टाइम्स ऑफ V0 अपॉन 273। तो ये एक्सप्रेशन आएगा क्योंकि हर एक डिग्री राइज पर 1/273 टाइम्स पुराने वाले वॉल्यूम का बढ़ जाता है। तो V0 विल बी इक्वल टू 1/273 टाइम्स 273.15 कहना चाहिए T टाइम्स ऑफ V0, T टाइम्स ऑफ V0। तो यही एक्सप्रेशन आया जो मैंने यहां पर लिखा है, यही एक्सप्रेशन आया जो यहां लिखा है। तो यहां से आप V0 के एक्सप्रेशंस में लिख सकते हो, इफ टेम्परेचर इज लोअर द वॉल्यूम डिक्रीजेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड बिकम 0 एट -273.15 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं अगर टेम्परेचर 0 केल्विन तक पहुंच जाएगा, टेम्परेचर अगर 0 केल्विन तक पहुंच जाएगा तो जो -273 टेम्परेचर अगर 0 केल्विन बन रहे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, तो मानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब उस समय गैसेस कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कंडीशन में नहीं होगी, उसके सारे मॉलिक्यूल्स एकदम चिपक जाएंगे और वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो जाएगा। कब, जब टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और ये कैसे पता चला, देखो वॉल्यूम कैसे निकाला। सो दिस इज वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये T डिग्री सेल्सियस नहीं है, बेसिकली वो एक्सप्रेशन लिख रहे थे। तो दिस इज वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, तो इट विल बिकम दिस वॉल्यूम। अब हम लोग कर लेते हैं कि टेम्परेचर -273.15 रखते हैं, -273, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम, V0 प्लस -273 इंटू V0 अपॉन 273। 273 से 273 कैंसिल, V इक्वल टू V0 प्लस माइनस माइनस, सिर्फ वहां V0 बचा तो V इक्वल टू 0। सो दिस सेज दैट द वॉल्यूम विल बिकम 0। Further lowering is not possible, thus it is called the lowest possible temperature or absolute zero। और इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता, इसलिए इस टेम्परेचर को, किस टेम्परेचर को, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस को हम 0 केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट जीरो कह देते हैं। स्केल ऑफ टेम्परेचर बेस्ड ऑन दिस चॉइस ऑफ जीरो इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट स्केल और टेम्परेचर और थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज केल्विन स्केल। और केल्विन और सेल्सियस में आपको पता है रिलेशन, अगर आप केल्विन में कोई टेम्परेचर निकालना चाहते हो तो डिग्री सेल्सियस में 273.15 का एडिशन कर दो, 273.15 का एडिशन करोगे डिग्री सेल्सियस पे तो आपको टेम्परेचर जो मिलेगा वो केल्विन में मिल जाएगा। सो दैट टेम्परेचर विल बी इन केल्विन और ये टेम्परेचर आपका सीधा केल्विन में आ जाएगा। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट लॉ इज गेल-यूसेक्स लॉ। अब देखो, प्रेशर और वॉल्यूम की बात करी बॉयल्स ने, वॉल्यूम टेम्परेचर की बात करी चार्ल्स ने, प्रेशर और टेम्परेचर की बात करेगा कौन, गेल-यूसेक्स लॉ। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर टेम्परेचर लॉ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर टेम्परेचर लॉ। तो इस लॉ को आप क्या बोलते हो, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। नाउ एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। तो जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर से बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, प्रोवाइडेड वॉल्यूम इस टाइम कांस्टेंट रखोगे। तो प्रेशर टेम्परेचर लॉ है, लेकिन याद रखना वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। हर बार हम यही करते हैं ना, कोई तीसरा पैरामीटर कांस्टेंट रखते हैं, तो इस बार प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रोवाइडेड वॉल्यूम कांस्टेंट है तो, प्रोवाइडेड अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो। और ऐसा होना भी चाहिए। मान लो आपने कंटेनर में गैस भरी है और उस गैस पर आपने उसको वॉल्यूम फिक्स कर दिया, मतलब आप उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे, जैसे प्रेशर कुकर में होता है। प्रेशर कुकर में आप ढक्कन इतना टाइट लगाते हो कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब आप नीचे से हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो अंदर मौजूद जो गैस है उसका प्रेशर बढ़ेगा और बहुत ज्यादा हीट कर लिया तो वो फट भी सकता है प्रेशर कुकर। वैसे इतना होगा नहीं क्योंकि बहुत हार्ड होता है वो, लेकिन देखते हो वो सीटी ऊपर हो जाती है, विसल बजने लगती है। प्रेशर कुकर की विसल क्यों बचती है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया है वहां पर गैस का, मतलब वो गैस, वो जो अंदर कुक, जो आपने मटेरियल स्टफ रखा है, फूड स्टफ, वो अब कुक हो चुका है। तो वो प्रेशर के दम पर कुक होता है क्योंकि वहां पर हाई प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है बाय हीटिंग इट। तो जितना टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे प्रेशर ऑफ गैस उतना बढ़ेगा, प्रोवाइडेड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम यहां कह सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो कांस्टेंट आएगा K, P इक्वल टू KT हो जाएगा। और जैसे P इक्वल टू KT होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो वी कैन से P बाई T विल बी इक्वल टू K, दैट इज कांस्टेंट। और इस बार इस कांस्टेंट में कौन इंक्लूडेड है, इस बार इस कांस्टेंट में कौन इंक्लूडेड है, इस बार इस कांस्टेंट में वॉल्यूम इंक्लूडेड होगा। अब मान लो आपके पास दो कंडीशन है, एक है
P1 प्रेशर पे T1 टेम्परेचर पे P1 प्रेशर और T2 टेम्परेचर पे P2 प्रेशर, तो P1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P2 अपॉन T2। P1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P2 अपॉन T2। आप ये कर सकते हो क्योंकि P अपॉन T का जो रेशियो आएगा इट विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू K। इट विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू K। क्लियर हो गया। और इस K में इस बार क्या इंक्लूडेड है? वॉल्यूम इंक्लूडेड है। कैसे इंक्लूडेड है ये भी बात कर लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT होता है, सो दिस इंप्लाइज P बाई टी इक्वल टू NR बाई V हो जाएगा, NR बाई V हो जाएगा। तो ये NR बाई V ही हमारा क्या होगा? एक प्रकार का कांस्टेंट। तो वी कैन से K जो होगा वो NR बाई P होगा विच इज अ कांस्टेंट। NR बाई V, सॉरी, NR by V होगा which will be a constant. So this K will be a constant which is equal to NR by V. NR by V. तो P by T equal to K which is equal to NR by V. अब वही चीज आ गई, वॉल्यूम अलग अलग वॉल्यूम पर अपन P by T का ग्राफ बना देंगे। तो P और T का ग्राफ बनेगा अलग अलग वॉल्यूम पे, जिसका थीटा सबसे छोटा होगा उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम सबसे बड़ा होगा, जिसका थीटा सबसे बड़ा होगा उसका वॉल्यूम सबसे छोटा होगा। सेम रिलेशन आया जो अपन ने अभी पीछे चार्ल्स लॉ में देखा है। तो ये P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 हो जाएगा। नेक्स्ट विल बी एवोगैड्रोस लॉ। अगर हम एवोगैड्रोस लॉ की बात करें तो एवोगैड्रोस लॉ सिंपल ये कहता है इट इज द लॉ ऑफ वॉल्यूम एंड मोल्स। इट इज द लॉ ऑफ वॉल्यूम एंड मोल्स ऑफ गैस। तो ये कहता है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है गैस का, इट सेज दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि जितना वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के एट टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, प्रेशर कांस्टेंट रखते हो, तो भैया जो वॉल्यूम होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के। यानी कि जितने ज्यादा मोल्स होंगे गैस के उतना वॉल्यूम वो लेगा, प्रोवाइडेड टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा है। तो आपने गैस के और मोल्स बढ़ा दिए और वॉल्यूम बढ़ गया। और ये बहुत आपने देखा होगा सिंपल, जैसे बैलून को आप ब्लो करते हो, एयर ब्लो करते हो उसके अंदर, तो थोड़ी सी ब्लो करी तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, और ब्लो करी मींस यू आर एंटरिंग मोर गैसियस मॉलिक्यूल्स, तो वो और बड़ा वॉल्यूम करेगा, और एयर ब्लो करोगे और बड़ा वॉल्यूम करेगा। जितनी एयर अंदर जाती जाएगी उतना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब दो कंडीशन है, N1 मोल्स पे V1 वॉल्यूम में और N2 मोल्स पे V2 वॉल्यूम में। लेकिन हम कह रहे हैं अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N के तो V इक्वल टू K टाइम्स ऑफ N where K is constant. So this implies V by N equal to K which is nothing but your constant. तो अगर दो कंडीशन है V1 N1 V2 N2 तो V1 अपॉन N what will be equal to V2 अपॉन N2। क्लियर हो गया। तो V1 अपॉन N1 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन N2। ये आपका एवोगैड्रोस लॉ। अब भैया सारे लॉज आप में ला दो। आपने जो लॉज पढ़े अभी तक कौन कौन से पढ़े? बॉयल्स लॉ पढ़ा है, चार्ल्स लॉ पढ़ा है, गेल-ल्यूसेक्स लॉ पढ़ा है, एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा है। ये सारे लॉज अगर गैस ओबे करें तो ये सारे लॉज को मिलाकर एक इक्वेशन बनेगी जिसको हम कहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन नाम से ही लग रहा है ये आइडियल है, आदर्श गैस इक्वेशन है। दुनिया की कोई गैस आदर्श नहीं है, दुनिया की कोई गैस आइडियल नहीं है। सारी गैसेस रियल गैसेस आती हैं जो आइडियल से कुछ डेविएशन दिखाती हैं। लेकिन मान लो अगर वाकई में कोई गैस हो जो ये सारे लॉस को फॉलो करे, अब वो सारे लॉस को क्यों फॉलो नहीं करती उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मान लो वो लॉस को फॉलो करे तो फिर वो एक इक्वेशन को फॉलो करेगी जिसको हम कहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, जो उन चार लॉस को कंबाइन करके ही बनाए। और उसको अगर अपन बनाए तो अपन वॉल्यूम वाले सारे टर्म्स ले लेते। तो पहला ले लेते वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। वैसे तो वो था कि पी जो था वो प्रोपोर्शनल था 1/v के, बट v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ये कहां से आ गया अपना? ये बॉयल्स लॉ से आ गया। फिर अपन ने पढ़ा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। कौन से लॉ से? चार्ल्स लॉ से ये पढ़ा था। सो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। और अभी पिछली बार अभी जस्ट पहले इसके कौन सा लॉ पढ़ा है? एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो दिस विल बिकम एवोगैड्रोस लॉ। तो ये एवोगैड्रोस लॉ हो गया। तीनों को कंबाइन करें, तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT क्योंकि डायरेक्टली और P इनवर्सली है तो P अपॉन में NT बाय P ऑन कंबाइनिंग 1 2 and 3। सो दिस इंप्लाइज प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा अगर कांस्टेंट
मतलब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, अगर कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट को इंड्यूस कर देते हैं, दैट इज आर विच इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन पी. सो दिस विल बिकम पीवी इक्वल टू एन आर टी. दिस इज नथिंग बट योर आइडियल गैस इक्वेशन. तो ये आपकी हो गई आइडियल गैस इक्वेशन. तो ये आपकी आ गई कौन सी इक्वेशन? ideal gas equation, which is called as PV equal to nRT. So the Boyle's law, Charles law and Avogadro's law can be combined together in a single equation known as ideal gas equation. Ideal gas equation PV equal to nRT. इसमें ऐसा नहीं है कि हम गेल-ल्यूसेक्स लॉ को छोड़ रहे हैं, वो भी इंक्लूडेड है, लेकिन गेल-ल्यूसेक्स लॉ में क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है इसलिए उसको यहां पर इंक्लूड नहीं किया. अदरवाइज आप उसके हिसाब से भी चलते हो तो भी वही चीज आएगी, पीवी इक्वल टू एनआरटी. यहां पर पीवी इक्वल टू एनआरटी हो गया तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी बाय पी हो गया. पीवी इक्वल टू एनआरटी और पीवी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, बिकॉज एन इज द नंबर ऑफ मोल्स. यहां पर एन क्या होता है? मोल्स होते हैं, जो कि गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है. तो हम पीवी इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम इंटू आरटी लिख सकते हैं. एम को यहां ले जाएं, वी को यहां ले आए तो वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी. तो इसी को हम लिख सकते हैं पी एम, एम यहां चला गया, वॉल्यूम यहां आ गया, तो वेट अपॉन वॉल्यूम into R by T. Weight by volume is density, so this will become PM is equal to DRT. D is the density, तो PM equal to DRT. ये हम यहां पर देख सकते हैं. PM, जहां M will be the molar mass, P is the pressure, D is the density, R is universal gas constant and T is temperature. जहां M mass है, M molecular mass है, D density है, P pressure है, T temperature है, V volume है और R जो है वो universal gas constant है. इस R की बहुत सारी वैल्यू है. अगर लीटर ATM पर केल्विन पर मोल में जाना है तो 1/12 मान लोगे, which is equal to 0.0821. अगर आपको जूल पर केल्विन पर मोल में जाना है तो 8.314 यानी कि 25/3 भी मान सकते हो. दिस इज 8.314. अगर आपको कैलोरीज में देखना है तो इट इज 1.987 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल और 8.314 किलो पास्कल डीएम क्यूब पर केल्विन पर मोल और 0.083 बार डीएम क्यूब पर केल्विन पर मोल. लेकिन इंपॉर्टेंट यही दो यूनिट्स होती हैं, एक लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल और एक जूल पर केल्विन पर मोल की. याद रखना 0.0821 को 1/12 लिख सकते हो और 8.314 को 25/3 लिख सकते हो, क्योंकि ये इसमें लिखोगे तो काटा पीटी कर सकते हो बड़ी आसानी से. 1/12 कट सकता है किसी से, 25/3 में भी कुछ कट सकता है. तो इससे अच्छा, डेसिमल से अच्छा ये फ्रैक्शन वाली वैल्यूज याद रखो. बट दीज आर द वैल्यूज ऑफ ऑल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. आर की वैल्यूज है, ये हमेशा हर गैस के लिए कांस्टेंट होता है. लेकिन हमें आगे चलकर यह देखना है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, क्योंकि हमें यह भी पता है कि जो दुनिया की सारी गैसेस होती है वो आइडियल होती ही नहीं है. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ अच्छे लॉ है, बने हैं गैस के लिए, लेकिन कोई गैस ऐसा नहीं है जो 100% इन लॉस को ओबे कर ले. मतलब वो गैसेस क्या करती है, थोड़ा सा डेविएशन दिखाती है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. हर गैसेस, आप ऑक्सीजन गैस बात करो, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसी भी गैस की बात करोगे वो आइडियल गैस नहीं मानी जाती. वो कुछ आइडियल गैस के बिहेवियर से अलग बिहेवियर दिखाती है, डेविएटेड बिहेवियर दिखाती है, इसलिए उस गैस को हम रियल गैसेस मानते हैं. अब बोलोगे सर वो लॉस क्यों बनाए? फिर भैया अगर लॉस बनाए तो फॉलो करना चाहिए. हम ये नहीं कह रहे कि अगर हम प्रेशर वॉल्यूम लॉ की बात करें तो हम ये नहीं कह रहे कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता नहीं है, घटेगा. लेकिन जितना बॉयल्स लॉ बताता था कि इस प्रोपोर्शन में घटना चाहिए, उस प्रोपोर्शन से डेविएशन आ गया. मतलब उतना नहीं घटा जितना वो बता रहा था, उससे कम घटा या ज्यादा घटा व्हाटएवर, लेकिन उतना नहीं घटेगा. घटेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा. ये तो हम सीधा एग्जांपल देखते हैं, बैलून को लेकर दबाओ, प्रेशर दबाओ तो उसका वॉल्यूम कम होगा. प्रेशर छोड़ दो, रिलीज कर दो, कम कर दो तो वॉल्यूम बढ़ेगा. लेकिन उतना कम और ज्यादा नहीं होगा, उतना कम और ज्यादा नहीं होगा जितना बॉयल्स ने बताया था. तो वो डेविएशन दिखाएंगे. अब उस डेविएशन के कारण जानेंगे. कारण तो आगे हम जानेंगे, पहले भी हम चर्चा करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस. मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास 3 गैसेस है जो कि नॉन रिएक्टिंग है. तो ये वाली गैस मान लेता हूं नाइट्रोजन है N2, एक ये वाली गैस मान लेता हूं जो कि हीलियम है, और एक ये वाली गैस मान लेता हूं नॉन रिएक्टिंग है, मतलब ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रही है, ये नियॉन है. अब मान लो पूरे गैस पर जो प्रेशर है वो लग रहा है PT,
पूरे गैस पर जो प्रेशर है वो पीटी लग रहा है, तो पीटी इज दी टोटल प्रेशर, पीटी लग रहा है टोटल प्रेशर। तो एक्चुअली पीटी किसके बराबर होगा, इनके इंडिविजुअल प्रेशर्स के बराबर, नाइट्रोजन का प्लस प्रेशर ऑफ हीलियम का प्लस प्रेशर ऑफ नियॉन का, तो ये इसके बराबर होता है टोटल प्रेशर। एंड दीज आर इंडिविजुअल प्रेशर्स नोन एज पार्शियल प्रेशर। तो अगर P ऑफ N2 कोई पूछे तो इट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। P ऑफ हीलियम कोई पूछे तो इट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। और P ऑफ नियॉन अगर कोई पूछे तो इट विल बिकम द पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन। तो ये इंडिविजुअल इनके पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर होगा, क्या होगा, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर विल बी द sum of these partial pressures of different gases. तो P total equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus dash 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 up to at constant temperature and volume. So it is all at constant temperature and volume. Now the partial pressure of a gas P will be equal to mole fraction, that is chi into total pressure. So it will be mole fraction into टोटल प्रेशर। तो अगर आपको किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो उसके मोल फ्रैक्शन से। सपोज करो मुझे P ऑफ N2 निकालना है, तो P ऑफ N2 कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू PT। P ऑफ हीलियम कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू PHE। नियॉन का कैसे निकलेगा, P ऑफ नियॉन इनटू प्रेशर ऑफ नियॉन। तो ये आपके पार्शियल प्रेशर्स निकलेंगे। सो दीज आर द पार्शियल प्रेशर्स। टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर, दैट इज P टोटल। नाउ परसेंटेज ऑफ अ गैस इन द मिक्सचर, हमें कैसे पता चलेगा कितना उस गैस का परसेंटेज है उस मिक्सचर के अंदर। जैसे मुझे नियॉन का परसेंटेज पता करना है तो इट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन अपॉन टोटल प्रेशर इनटू 100, क्योंकि नियॉन ने जितना कंट्रीब्यूशन दिया होगा आउट ऑफ टोटल प्रेशर उतना ही उसका परसेंटेज होगा वहां पर। तो नियॉन का प्रेशर यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन अपॉन टोटल प्रेशर इनटू 100, अपॉन टोटल प्रेशर इनटू 100, तो ये चीज आ जाएगी। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू 100 आपका ये चीज आएगी। तो दिस विल बिकम मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू 100। नाउ व्हेन अ गैस इज कलेक्टेड ओवर द वाटर, द प्रेशर ऑफ द गैस P ऑब्जर्व्ड और मॉइस्ट गैस, अगर आप मानकर चलो किसी गैस को आपने वाटर के ऊपर कलेक्ट करा तो वो गैस ड्राई गैस नहीं होगी। ये जो प्रेशर्स आ रहे हैं गैस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, ये ड्राई गैस के आ रहे हैं। लेकिन कई बार हम एक्सपेरिमेंटली गैस को निकालते तो हम देखते हैं कि वो वाटर के ऊपर निकल कर आ रही है। तो वाटर के ऊपर निकलेगी तो वो गीली गैस होगी, मॉइस्ट गैस। तो मॉइस्ट गैस में दो प्रेशर होंगे, एक आपका प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, जो ड्राई गैस का प्रेशर है वो, प्लस एक्वस टेंशन ऑफ वाटर वेपर, यानी कि जो पानी का प्रेशर है जिसको हम एक्वस टेंशन ऑफ वाटर कहते हैं और वेपर प्रेशर कहते हैं, वो इसमें ऐड होगा। तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, इसमें ऐड होंगी। एंड दिस विल बिकम द प्रेशर ऑब्जर्व्ड और मॉइस्ट गैस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज गिवन बाय RH व्हिच इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर और वाटर वेपर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो whatever is the vapor pressure of water, that will become the relative humidity। तो उसे अपन relative humidity कहेंगे और ये पूरी चीजें होंगी जो अपने को मिलेंगी। क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट इज व्हाट यू आर हैविंग एज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये बताता है कि कोई भी गैस अगर डिफ्यूज होगी, डिफ्यूज याद आ गया आपको, अगर मान लो ये गैसेस यहां पर बैठी थी, थोड़ी देर के बाद यहां पर अगर बैठी है तो थोड़ी देर के बाद यहां मूव करेंगी और गैसेस हर जगह फैल जाएंगी पूरे कंटेनर में, तो हम उसे कहेंगे दैट द गैसेस आर गेटिंग डिफ्यूज्ड। हम ये कहेंगे दैट द गैसेस आर गेटिंग डिफ्यूज्ड। तो हम ये कहेंगे जो गैसेस है वो क्या हो रही है, डिफ्यूज्ड हो रही हैं। और अगर ये डिफ्यूजन एक स्मॉल होल के थ्रू हो रहा है, जैसा हमने जिक्र किया था, अगर ये डिफ्यूजन एक स्मॉल होल के थ्रू हो रहा है तो इसको डिफ्यूजन नहीं इफ्यूजन कह देंगे। अब ग्राम्स लॉ ये बोलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो ग्राम्स लॉ का एक ही काम है, क्या बताना कि जो डिफ्यूजन की स्पीड है यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर रेट ऑफ इफ्यूजन किस पर डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ अ गैस इज अलाउड टू एस्केप फ्रॉम अ कंटेनर थ्रू अ स्मॉल होल इनटू वैक्यूम द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इफ्यूजन।
ऑन द अदर हैंड डिफ्यूजन इज द पैसेज ऑफ गैस थ्रू अ पोरस पार्टीशन। अगर पोरस पार्टीशन के थ्रू जाए तो वो डिफ्यूजन है, अगर एक स्मॉल होल के थ्रू जाए तो वो इफ्यूजन है। नाउ रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि अगर आप स्क्वायर रूट करोगे उस गैस के मॉलिक्यूलर मास का तो वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर बड़ी गैसेस हैं, बड़े मासेस की गैसेस हैं, तो उनका जो डिफ्यूजन का रेट है वो कम होगा, वो कम तेजी से भाग पाएंगे। जाहिर सी बात है, जो मोटी गैस होंगी वो कम स्पीड से भागेंगी, और जो पतली गैस होंगी, हल्की फुल्की गैस होंगी, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, वो तेज स्पीड से भागेंगी, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। यहां पर मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, तो हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी होता है, बोले तो मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बोलो या डेंसिटी बोलो, दोनों बातें एक ही हैं। अब आप ये रेट अलग अलग तरीके से कैसे निकाल सकते हो, या तो आप पता कर लो टोटल वॉल्यूम कितना डिफ्यूज हुआ अपॉन टोटल टाइम कितना हुआ, तो टाइम अपॉन वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। तो R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू T2 अपॉन T1 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ D2 अपॉन D1 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाय M1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये सारी चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रही हैं। तो मानकर चलो मेरे पास दो गैसेस हैं जिसमें एक का रेट है R1, तो वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा M1 के, और अगर दूसरा गैस है कोई R2, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 है, तो वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि M2 के। अगर आप दोनों को एक साथ रेशियो निकालोगे तो यू हैव टू कैलकुलेट R1 बाय R2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1 और अंडर रूट ऑफ D2 बाय D1। तो ये R1 बाय R2 का आपको रेट मिल जाएगा। दिस इज R1 बाय R2 विच इज कॉल्ड एज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। R1 by R2 which is called as rate of diffusion of gases। तो ये rate of diffusion of gases आपको मिलेगा और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया rate of diffusion को लेकर। दिस इज अबाउट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आगे बात करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस यानी कि KMT, इसको आप KTG भी बोलते हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG बोलते हो आप इसको शॉर्ट में। ये आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस के बारे में बताएगा कि किस गैस की कितनी क्या काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी चर्चा करेगा। सो इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट: अ गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, दीज मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल एंड सो फार अपार्ट दैट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। काइनेटिक थ्योरी ये मानती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है और इतनी दूरी पर है कि उनके अपने खुद के वॉल्यूम को आप नेग्लिजिबल मान लेते हो टू द वॉल्यूम दैट दे पोजेस इनसाइड द कंटेनर। मतलब अगर हमारे पास एक कंटेनर है, अगर हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें अगर कोई गैस है तो वो इतना वॉल्यूम घेरेंगी कि उसके सामने इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम कुछ होगा ही नहीं। सो दी सेल्फ वॉल्यूम कहना चाहिए, सेल्फ वॉल्यूम ऑफ दीज गैसेस विल बी नेग्लिजिबल। सेल्फ वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर नेग्लिजिबल। और इसी वजह से, इसी बात को नेग्लेक्ट करने की वजह से हम ये बोलते हैं कि कोई भी गैस आइडियल गैस के इक्वेशन को फॉलो नहीं करती और आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएट करती है, डेविएशन दिखाती है, क्योंकि एक्चुअली गैस का मॉलिक्यूल होता है, उसका खुद का कोई वॉल्यूम होता है। जैसे ये पॉइंट साइज बना दिया है, ये पॉइंट नहीं होते, ये छोटा सा ऐसा स्फीयर होता है और स्फीयर होगा तो वॉल्यूम होगा। लेकिन उन्होंने कह दिया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने कि वॉल्यूम इतना कम होगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विच दे ऑक्यूपाई। मतलब उसके सामने जो जगह वो घेर रही है वो ज्यादा है और उनका खुद का वॉल्यूम बहुत छोटा है, तो खुद का वॉल्यूम हम नेग्लिजिबल कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। और इसी पॉइंट की वजह से आइडियल गैस जो है वो कोई गैस फॉलो नहीं करती, क्योंकि हमने ये माना है, ऐसा अजम्पशन माना है। अगर हम उसके वॉल्यूम को कंसिडर कर लेते तो फिर हमारा सही गैस का इक्वेशन आती, जिसको हम रियल गैस इक्वेशन कहते हैं, जो आपको आगे मिलेगी, रियल गैस इक्वेशन, बट उस पर चर्चा करेंगे। देन गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन विद हाई वेलोसिटीज दैट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड चेंजेस देयर डायरेक्शन ऑन कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल्स और वॉल ऑफ द कंटेनर। गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार काइनेटिक एनर्जी में एंड दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन
जब तक उनको कोई कोलिजन नहीं मिलता है। जैसे ही उनको कोलिजन मिल जाता है वो डेविएट कर जाते हैं, या कंटेनर की दीवार से टकराकर वापस आते हैं, या आपस में टकराकर अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, लेकिन टकराने से पहले वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। नेक्स्ट, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नेग्लिजिबल एंड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन देम इज आल्सो नेग्लिजिबल। आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये नेग्लिजिबल मान लिया, ये सेकंड पॉइंट जो गलत माना, मतलब जो सेकंड पॉइंट अजम्पशन माना, इस वजह से आइडियल गैस कोई भी फॉलो नहीं करता, रियल गैस बनती है। आइडियल गैस से बिहेवियर दिखाती है, क्योंकि उनने बोल दिया कि आपस में गैस का मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। मानते वो अट्रैक्शन बहुत कम है लेकिन है जरूर, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि नेग्लिजिबल है, उनके बीच का कोई अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर नहीं है, इट इज आल्सो नेग्लिजिबल। मोरओवर द कोलिजंस आर परफेक्टली इलास्टिक, देयरफॉर देयर इज नो loss of kinetic energy during collisions, however there may be redistribution of energy during such a collision। collision जो होगा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल का जब गैस टकराएगी तो वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, मतलब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, जो कि ऐसा होता नहीं है। काइनेटिक एनर्जी भी लॉस होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। मोरओवर द प्रेशर ऑफ अ गैस इज कॉज्ड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ मूविंग मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो जो प्रेशर ऑफ गैस होगा will be caused by the bombardment of moving molecules against the walls of container। In a gas, different molecules have different kinetic energies, but the average kinetic energy of the molecule is proportional to absolute temperature of the gas। हर गैस की अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि सारी गैस मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड से भागेंगे, तो हर मॉलिक्यूल की अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन उन सब काइनेटिक एनर्जी का एक एवरेज निकलेगा, जिसको हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, और वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो जो भी टेम्परेचर होगा गैस का उस समय, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दीज assumptions, the following mathematical expression for kinetic gas equation is derived, which is equal to PV equal to 1/3 mnu square, or PV equal to 1/3 mu square, capital mu square, where capital M is small m into n for 1 mole of gas, where u is nothing but RMS velocity। जहां u को हम क्या बोल देंगे, RMS velocity बोल देंगे, बोले तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोल देंगे। जो सबसे कहना चाहिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा वैल्यू की वेलोसिटी होगी। क्यों वेलोसिटी सबसे ज्यादा की होगी, चर्चा करेंगे, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ वेलोसिटीज पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, URMS, विच इज इक्वल टू √3 RT by m। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, 3 RT by m, और आप कह सकते हो उसको 3P by D और 3 KT by m, 3 KT by m। तो आप ये भी लिख सकते हो। तो VRMS 3 RT by m होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही, कोई भी गैस का अगर आपको VRMS निकालना हो या URMS निकालना हो, RMS वेलोसिटी निकालना हो, तो √3 RT by m आपको करना पड़ेगा। फॉर द सेम गैस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स द रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटीज विल बी। अगर सेम गैस है लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे, तो मान लेते हैं URMS पहली वाली गैस का √3 RT1 अपॉन m होगा, और URMS उसी गैस का किसी और टेम्परेचर पे अलग वेलोसिटी होगी, क्योंकि टेम्परेचर से तो वो वेलोसिटी बदल जाएगी। तो मान लो T2 टेम्परेचर हो गया, बाकी सब कुछ सेम हो गए। अगर इन दोनों का आपस में क्या निकालोगे, रेशियो निकालोगे, तो 3R से कट जाएगा, तो URMS 1 अपॉन URMS 2 रेशियो विल बी इक्वल टू √T1 by T2। ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो कि VRMS का रेशियो आ जाएगा। फॉर 2 डिफरेंट गैसेस द रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटीज विल बी U1 by U2 which is equal to √M2 by M1। ये दो अलग गैसेस हैं, तो दो अलग गैसेस हैं तो मास बदल गया, मॉलिक्यूलर मास M1 और M2, और VRMS 1 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है M1 के, तो VRMS 1 के आगे M2 आ जाएगा अंडर रूट में, और VRMS 2 के आगे M1 आ जाएगा अंडर रूट में। तो इट विल बिकम μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू √M2 by M1। तो इक्वल टू √M2 by M1, तो इक्वल टू √M2 by M1 आपका ये रेशियो आ जाएगा, और इस तरीके से ये एक्सप्रेशन यहां पर बनेगा। दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। लेकिन इसके अलावा दो और वेलोसिटी होती है, जिसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज 8/π RT by m। RMS वेलोसिटी क्या थी, √3 RT by m। ये क्या है, 8/π RT by m अंडर रूट में। एंड देन वी हैव मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास जो कॉमन वेलोसिटी होगी। तो अगर गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो कुछ एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास एक कॉमन वेलोसिटी होगी, जो ग्रुप में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो कॉमन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, विच इज इक्वल टू √2 RT by m, √2 RT by m। तो अब आप देखोगे एक्सप्रेशन वाइज, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी
सबसे कम, उससे ज्यादा एवरेज वेलोसिटी, और सबसे ज्यादा वीआरएमएस। वी या यू कुछ भी बोल दो आप वेलोसिटी के लिए, तो दिस विल बिकम वीआरएमएस विच इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल, उससे ज्यादा एवरेज, और सबसे ज्यादा आरएमएस, ये आरएमएस वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, तो आपको रिलेशन दिख रहा है √2 8/π और √3 का अंतर है। RT/m सब में मोस्ट प्रोबेबल में √2 आ रहा था, एवरेज में 8/π का रूट आ रहा था, और आरएमएस में √3 आ रहा था। इसको सॉल्व करोगे तो 1:1.128:1.224। अगर सारी वैल्यू रखोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो देखो मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम है, फिर एवरेज ज्यादा है, फिर आरएमएस ज्यादा है। एवरेज इज इक्वल टू आरएमएस इंटू 0.9213। 0.9213 से आप निकाल सकते हो ये रिलेशन से एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज में। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? आरएमएस में 0.9213 का मल्टीप्लीकेशन कर दो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kT। कोई भी काइनेटिक एनर्जी अगर गैस मॉलिक्यूल्स की निकालनी है तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ kT। तो where k is nothing but R/n, a universal gas constant upon Avogadro's number, and k is known as nothing but Boltzmann constant. तो kinetic energy is 3/2 kT, where k is nothing but known as Boltzmann constant, which is the ratio of universal gas constant upon Na, बोले तो Avogadro's number। अब अगर अपन R और Na को करेंगे तो 1.38 into 10⁻23 जूल पर केल्विन मॉलिक्यूल्स आएंगे। इतने मॉलिक्यूल्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। काइनेटिक एनर्जी पर मोल, अगर 1 मोल है तो 3/2 पीवी भी लिख सकते हो या 3/2 आरटी भी लिख सकते हो। 3/2 आरटी भी लिख सकते हो। तो दिस इज फॉर ईच मोल। 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी इतनी आएगी, 3/2 टाइम्स ऑफ पीवी या 3/2 टाइम्स ऑफ आरटी। एट एब्सोल्यूट जीरो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बिकम्स जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। कहते हैं 0 केल्विन पर आते आते, यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तक आते आते हर गैस की वेलोसिटी जीरो होगी, सो दैट देयर काइनेटिक एनर्जी आल्सो बिकम्स जीरो, क्योंकि वो वॉल्यूम भी अपना जीरो कर लेंगे, मतलब कई मूवमेंट नहीं दिखाएंगे, तो वो एब्सोल्यूट जीरो पर होगा, जो कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है जहां तक हम पहुंचे। नेक्स्ट इज रियल गैसेस। नाउ ये सारे चेंजेस को हम एक जगह इकट्ठा करेंगे और सारे गैसेस को बोलेंगे कि वो आइडियल गैसेस से बिहेवियर दिखाती हैं, डेविएशन दिखाती हैं, और चूंकि डेविएशन दिखाती हैं तो वो बन जाती हैं रियल गैसेस। रियल गैसेस में द गैसेस व्हिच डज नॉट ओबे गैस लॉज एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज रियल गैस। रियल गैस वो होती है जो कभी भी गैल्यूसेक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, किसी भी कंडीशन पे ओबे नहीं करेगी, उसको हम बोल देंगे रियल गैसेस। सो द गैस व्हिच डज नॉट ओबे गैस लॉज एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड रियल गैसेस। रियल गैसेस ओबेज ओनली गैस लॉज अंडर मॉडरेट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक मॉडरेट कंडीशन आएगी, सिर्फ उस पे फॉलो करेगी, बाकी नॉट एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फॉलो करेगी। तो ये बोलना कि रियल गैसेस कभी भी फॉलो नहीं करती इन गैस लॉज को, तो गलत है। एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही फॉलो करती है, सारी कंडीशंस पे फॉलो नहीं करती है, इसलिए इनको रियल गैसेस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे तो ये फॉलो करेंगी, आइडियल गैस इक्वेशन ओबे करेंगी, लेकिन इसके अलावा उस पर्टिकुलर मॉडरेट कंडीशन के अलावा ये डेविएशन दिखाएंगे। मतलब वो एक्चुअली रियल गैसेस जो होंगी वो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन दिखाएंगी। डेविएशन दिखाने के मेन 2 कारण यही है, गैस का खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल माना गया, जो कि नहीं होता, असल में उनका खुद का वॉल्यूम होता है। गैसेस के आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल माने गए, क्योंकि उनको बोल दिया गया कि कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते, जबकि अट्रैक्शन का फोर्स बहुत कम होता है, लेकिन होता जरूर है। यही 2 करेक्शन वहां पर किए गए। कैसे करेक्शन आएंगे चर्चा करते हैं इसकी। सो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, रियल गैसेस शोज डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। अगर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, रियल गैसेस शोज डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो अगर रियल गैसेस नीड्स टू बिहेव लाइक आइडियल गैसेस, अगर रियल गैसेस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करना है, रियल गैस, इफ रियल गैस कैन बिहेव लाइक आइडियल गैस, देन उसकी एक ही कंडीशन है, LPHT कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? LPHT कंडीशन, विच इज लो प्रेशर हाई टेम्परेचर कंडीशन। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन, LPHT।
क्योंकि इसके उल्टी लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे तो रियल गैसेस बिहेवियर आइडियल जैसा नहीं दिखाएंगी, डेविएशन दिखाएंगी। अपने बिहेवियर में आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएशन दिखाएंगी। रियल गैसेस विल नॉट बिहेव लाइक आइडियल गैसेस, बट इफ रियल गैसेस has to behave like ideal gases, the only condition is LPHT condition, low pressure high temperature condition. So low pressure high temperature pe they behave. So the causes of deviation are at low temperature and high pressure, volume of a real gas is larger than that predicted for an ideal gas, as the molecules of gas have their own volume, self volume जिसकी मैंने बात की थी, उनका खुद का वॉल्यूम होता है। तो लो क्यों नहीं दिखाती, क्यों बिहेवियर दिखा देती है अलग से? क्योंकि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस इज लार्जर देन दैट प्रेडिक्टेड फॉर एन आइडियल गैस। क्योंकि जब लो प्रेशर करोगे, लो टेम्परेचर करोगे और हाई प्रेशर लगाओगे, तो फिर गैस ने उतना वॉल्यूम नहीं घेरा होगा, और जब गैसेस ने बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं घेरा होगा, तो इस सिनेरियो में उनका खुद का वॉल्यूम अकाउंटेड होगा, मतलब उनका खुद का वॉल्यूम इन्वॉल्व होना चाहिए। एलपीएचटी पे वो बात ढक जाती है, क्योंकि मान लो लो प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है, प्रेशर बहुत कम है और टेम्परेचर बहुत हाई है, तो गैसेस कैन एक्सपेंड फ्रीली, तो उनका खुद का वॉल्यूम कुछ मायने ही नहीं रखेगा उस वॉल्यूम के सामने जो उन्हें ऑक्यूपाई करा है, क्योंकि एलपीएचटी पे वो बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी, तो तब उनका खुद का वॉल्यूम मायने नहीं रखेगा। लेकिन एलटीएचपी पे, एलटीएचपी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे खुद का वॉल्यूम काउंट हो जाएगा। इसलिए रियल गैसेस, इसलिए जो एक्चुअली गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती, इसलिए हम उन्हें रियल गैसेस कह देते हैं। फिर संपट पड़ी है बात, तो ये चीज कुछ इंपॉर्टेंट है यहां पर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नॉट नेग्लिजिबल, और ये भी कह दिया है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होते हैं, जबकि असल में नहीं होता। एलपीएचटी पे तो छुप जाएगी ये बात, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर है, तो ऐसा मान लेंगे कि अट्रैक्शन नहीं है इसलिए दूर है। लेकिन एलटीएचपी पे कैसे छुपेगी? एलटी बोले तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे कैसे छुपेगी? एलटीएचपी पर तो क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स बहुत पास है, तो हम ये कैसे बोल दें कि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है? हमें तो लगेगा मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये बात फिर वहां पर कवर नहीं हो सकती। इसलिए एलटीएचपी पर रियल गैसेस आइडियली बिहेव नहीं करती, लेकिन एलपीएचटी पर बिहेव करती हैं। So the deviation from ideal gas behavior are expressed in terms of compressibility factor, which is called as Z. अब ये जो डेविएशन आता है वो आता है Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। अगर Z1 आ रहा है तो आइडियल गैस है, अगर Z1 आ रहा है तो इट विल बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, अगर Z1 नहीं आ रहा है तो इट विल बिहेव लाइक अ रियल गैस। सिंपल, इट विल बिहेव लाइक अ रियल गैस। तो यही Z जो होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज गिवन बाय PV अपॉन nRT, which is equal to 1 for ideal gas. Different conditions of compressibility factor Z for real gases are as follows. Z अगर less than 1 हुआ तो less than 1 किसके लिए होगा? मीथेन के लिए, अमोनिया के लिए, CO2 के लिए, and can be attributed to predominance of attractive forces among the molecules of these gases at temperature of experimentation. But Z can be more than, तो Z यहां पर कम भी हो सकता है 1 से और Z ज्यादा भी हो सकता है। इक्वल टू 1 हुआ तो आइडियल गैस, लेकिन कम ज्यादा हुआ तो रियल गैस। तो ज्यादा कम कब होगा? CH4, अमोनिया, CO2 इन सब के लिए कम रहेगा। ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द डोमिनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, क्योंकि हीलियम, हाइड्रोजन, ये लोग, जो हीलियम जो होता है वो इनर्ट गैस की कैटेगरी में आता है, तो वो क्या करता है कि बहुत कम अट्रैक्शन दिखाता है दूसरे मॉलिक्यूल से, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा अमंग द मॉलिक्यूल्स। नाउ बॉइल टेम्परेचर क्या होगा? इज द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर ऑफ द गैस एट विच इट ओबेज आइडियल गैस नेचर। वो टेम्परेचर जो कि आइडियल नेचर है, जहां पर वो रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, उसे बॉइल टेम्परेचर कहते हैं। बिलो दिस टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ Z एट फर्स्ट डिक्रीजेस, अप्रोचेस अ मिनिमम एंड देन इंक्रीजेस एज द प्रेशर इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। बॉइल टेम्परेचर के नीचे Z की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी? इट विल गोइंग टू बिलो दिस टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ Z फर्स्ट डिक्रीजेस, कम होगी, अप्रोचेस अ मिनिमम, नीचे तक, सबसे नीचे मिनिमम वैल्यू तक जाएगी, एंड देन इंक्रीजेस एज द प्रेशर इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, और फिर बाद में प्रेशर जैसा बढ़ेगा वैसे बॉइल टेम्परेचर, वैसे इस पर्टिकुलर पार्ट की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर हो गया? ये सब बॉइल टेम्परेचर के नीचे होगा। नाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स, अब रेक्टिफाई करें एरर्स कौन कौन से? 2 एरर आए थे,
एक हमने जो वॉल्यूम मान लिया था खुद के गैस के मॉलिक्यूल का, सेल्फ वॉल्यूम, ओन वॉल्यूम, वो नेग्लिजिबल माना था, उसको हमको कंसिडर करना था, तो ये करेक्शन किया। दूसरा जो मॉलिक्यूल्स में कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, वो कम होती है लेकिन होती जरूर है, उसको करेक्शन किया। इस करेक्शन करने पर आइडियल गैसेस को हमने रियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट करा। मतलब हमारे पास रियल गैस इक्वेशन थी जिसको हमने आइडियल गैस में कन्वर्ट करा। टू रेक्टिफाई द एरर्स कॉज्ड बाय इग्नोरिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स, Johannes van der Waal proposed following equation which is valid for real gases up to a large range of temperature, जिसमें P plus n square A upon V square into V minus NB equal to nRT था। एक्चुअली आइडियल गैस क्या थी? PV इक्वल टू nRT। ये थी आइडियल गैस। इसमें प्रेशर में चेंज करा, क्या चेंज करा? A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ये प्रेशर में ऐड किया। दिस इज प्रेशर करेक्शन। वॉल्यूम में ऐड करा, वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट किया, कहना चाहिए NB, और फिर nRT के बराबर रखा। तो अब सही बात करी उनने, क्योंकि खुद का वॉल्यूम उनने माइनस कर दिया और जो फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स था मॉलिक्यूल्स का आपस में, उसको ऐड कर दिया, AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर। तब जाकर ये जो इक्वेशन बनी, ये वाली इक्वेशन, ये बनी आपकी रियल गैस इक्वेशन, जो इसी से डेराइव हुई है, इसी से बनी है, बस इसमें ये करेक्शन कर दिए गए। तो ये हो गई कौन सी? रियल गैस इक्वेशन। इसमें ये जो दो करेक्शंस किए गए, ये करेक्शन को हम कहते हैं प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन, और इस वाले करेक्शन को हम कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन। तो ये हो गया वॉल्यूम करेक्शन। क्लियर हो गया? तो ये दो करेक्शन किए गए, और यहां पर n क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स। A इज अ कांस्टेंट, मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। यहां पर जो A आ रहा है वो कांस्टेंट है, which is always a measure of attractive forces between the molecules. B is another constant due to occupied volume of gaseous molecules. तो B भी एक constant होगा जो gases का खुद का जो वॉल्यूम है, खुद का वॉल्यूम उसके हिसाब से निकलेगा, which is also called as co-volume और excluded volume. इसको exclude कर दिया था इसलिए excluded volume है, और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने उस वॉल्यूम को माइनस पहले नहीं किया था, बाद में कर दिया, क्योंकि खुद का वॉल्यूम तो वो कभी ऑक्यूपाई नहीं कर सकती ना कोई भी गैस। मतलब जैसे अगर मैं कोई जगह घेरना चाहता हूं तो मैं जाकर उस पर अपना कब्जा जमाऊंगा, ऐसा पोजीशन लूंगा, ऐसा दबदबा जमाऊंगा, लेकिन मेरा खुद का जो वॉल्यूम है वो तो मेरे पास ऑलरेडी है शुरुआत से, तो मैं ये थोड़ी ना कह सकता हूं ये पोजीशन में काउंट हो गया है। पोजीशन में तो वो वॉल्यूम काउंट होगा जो वाकई में ऑक्यूपाई किया गया है, खुद के वॉल्यूम को निकालना पड़ेगा उसमें से, तो वो वॉल्यूम माइनस किया गया है। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। यूनिट ऑफ ए आर ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ए की यूनिट क्या होती है याद रखना, ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ठीक है। और ATM पर मीटर 6, क्योंकि मीटर क्यूब हो जाएगा वो, तो इस हिसाब से आप ATM मीटर 6 लिख सकते हो, क्योंकि मोल्स में भी आपके मोल का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मीटर 6 मोल -2 हो जाएगा, क्योंकि आप लीटर स्क्वायर, ATM लीटर स्क्वायर को आप मीटर 6 मोल -2 लिख सकते हो, क्योंकि लीटर की जगह आपने यहां पर मीटर क्यूब लिख दिया, तो वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। एंड दैट ऑफ BR लीटर पर मोल्स। B की यूनिट क्या होगी? लीटर पर मोल होगी, सो इट विल बी लीटर पर मोल, लीटर पर मोल। ये बी की यूनिट होगी। यूनिट जरूर पूछते हैं, यूनिट्स कई बार आपको मिलती हैं, तो दीज आर द यूनिट्स जो आएगी बी की, कितनी? लीटर पर मोल। Now, van der Waal equation gets reduced at different conditions of pressure and temperature and these are shown below. अब van der Waal equation को आपने reduce करा, कौन सी कंडीशन पर? LPHT। तो ये देखना है कि क्या वो आइडियली बिहेव करती है कि नहीं करती है। तो पहली कंडीशन ले ली, when pressure is low। जब प्रेशर बहुत लो होगा तो देखेंगे at low pressure V is very large, thus V minus B is equal to V। V बहुत लार्ज है तो V minus B, क्योंकि लो प्रेशर पर आपका हो गए कि जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर दिया, क्योंकि बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर अगर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि उनका खुद का वॉल्यूम आपने नेग्लेक्ट कर दिया। तो आप इस केस में कह सकते हो V माइनस NB इज अप्रोक्सीमेटली V, लो प्रेशर पे।
as B is neglected in comparison to V, therefore equation becomes P plus A by V square into V equal to RT, or PV plus A by V equal to RT. So PV by RT equal to 1 minus A upon VRT. मतलब ये सब कुछ उधर ले गया तो RT से डिवाइड कर दिया. जैसे ये है आपके पास PV plus A by V equal to RT. पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड कर दो. RT 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 ये कैंसिल, क्या हो गया? PV by RT will be equal to 1 minus A upon VRT. ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास. PV by RT equal to 1 minus A upon VRT. Now Z is equal to PV by RT, तो this becomes Z. ये PV by RT is Z, तो Z is equal to 1 minus A upon VRT. At extremely low pressure, A by V is very small as V is very large. अगर लो प्रेशर है तो A by V बहुत स्मॉल हो जाएगा, मतलब A by V बहुत छोटा आएगा क्योंकि V बहुत बड़ा आएगा. लो प्रेशर पे V की वैल्यू बहुत बड़ी है तो A by V बहुत छोटा होगा. Thus it can be neglected. तो आप इसको पूरा ही नेग्लेक्ट कर सकते हो A by V. R तो कांस्टेंट है ही, ठीक है. तो आप ये कह सकते हो दैट PV by RT will be equal to 1 और PV by RT equal to 1, so this implies PV equal to RT. तो देख लो आइडियल गैस आ रही है, PV equal to nRT के बराबर आ रहा है. कब आ रहा है? लो प्रेशर पे, और लो प्रेशर पर इस तरीके से आ रहा है. तो ये पूरा लो प्रेशर पर आपका PV equal to RT को फॉलो कर रहा है. इन द सेम वे व्हेन प्रेशर इज हाई तो फिर नहीं करेगा. प्रेशर हाई है तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे. प्रेशर हाई है तो एट हाई प्रेशर V इज क्वाइट स्मॉल, V छोटा होगा क्योंकि प्रेशर ज्यादा है इस बार तो V कम होगा. The term V minus V cannot be neglected while the term A by V square is quite large, but in comparison to P, A by V square can be neglected. तो P plus AN square by V square था. इस बार प्रेशर बहुत हाई है तो वॉल्यूम बहुत छोटा है. वॉल्यूम छोटा है लेकिन इसकी कोई वैल्यू आएगी, लेकिन प्रेशर कुछ ज्यादा ही हाई है तो अप्रोक्सीमेटली इस बार इसे आप P मान सकते हो, इसे P मान सकते हो. तो आपने क्या करा, इसको P मान लिया. V माइनस बी को नहीं नेग्लेक्ट कर सकते तो V माइनस बी इक्वल टू RT. सो दिस इंप्लाइज PV इक्वल टू RT प्लस PB. अब PV इक्वल टू, यहां देखेंगे, PV इक्वल टू RT प्लस PB. RT से डिवाइड कर दो सबको, तो ये RT से डिवाइड, ये भी RT से डिवाइड, ये भी RT से डिवाइड. ये तो कैंसिल हो गया. PV बाय RT Z हो गया. Z इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT. ये आएगा, इसको कुछ नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो Z इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT आएगा. तो देखो आप 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रही है वैल्यू, तो Z की वैल्यू 1 नहीं आ रही. अगर 1 आ जाती तो PV इक्वल टू RT हो जाता, आइडियल गैस हो जाती, लेकिन आइडियल गैस नहीं है क्योंकि ये प्रेशर कैसा, हाई. और हमें पता है आइडियल गैस किस पर बनती है, LPHT, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे बनती है. लो प्रेशर हाई टेम्परेचर. तो ये तो आपका कौन सा हो गया, हाई प्रेशर, ऑपोजिट कंडीशन हो गई. तो यहां पर आपका Z 1 से ज्यादा आएगा. इन द सेम वे व्हेन टेम्परेचर इज हाई, जब टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, एट हाई टेम्परेचर V इज वेरी लार्ज, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर चार्ल्स लॉ से दिया गया है. अगर ज्यादा टेम्परेचर तो वॉल्यूम भी ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा तो टर्म A by V स्क्वायर एंड B कैन बी नेग्लेक्टेड, thus PV इक्वल टू RT. तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आप V बहुत ज्यादा होगा तो V बहुत ज्यादा होगा तो A by V स्क्वायर आप नेग्लेक्ट कर सकते हो और B भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, V माइनस एन बी, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो उसके सामने गैस का खुद का वॉल्यूम मायने नहीं रखता क्योंकि उनके द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बहुत ज्यादा है. तो अल्टीमेटली आप PV इक्वल टू RT फॉलो कर लोगे. तो देखो हाई टेम्परेचर पे भी फॉलो कर रहा है, तो कहा ना LPHT पर फॉलो करेगा आइडियल गैस. अब लेकिन लो टेम्परेचर कर दिया, नहीं फॉलो करेगा, नहीं फॉलो करेगा, Z1 नहीं आएगा. देखना, एट लो टेम्परेचर बोथ P एंड V आर, both P and V are small, thus both pressure and volume corrections are appreciable. इसलिए दोनों प्रेशर और वॉल्यूम जो करेक्शंस होंगे दे आर अप्रिशिएबल.
तो प्रेशर वॉल्यूम करेक्शंस आर अप्रिशिएबल. द वैल्यूज ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी डू नॉट रिमेन कांस्टेंट ओवर द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, हेंस वैन डर वाल इक्वेशन इज वैलिड ओनली ओवर स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो वैन डर वाल इक्वेशन जो है वो ए और बी जो कांस्टेंट देती है वो सभी प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस पे कांस्टेंट नहीं होंगे, वो खुद भी प्रेशर और टेम्परेचर के बदलने से बहुत ज्यादा चेंज हो सकते हैं. तो एक पर्टिकुलर रेंज पे ही वैन डर वाल इक्वेशन अप्लाई की जा सकती है. तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन पे ही वैन डर वाल इक्वेशन अप्लाई की जा सकती है. तो वो एक पर्टिकुलर रेंज होगी, रेंज जिसको बोलते हैं उस रेंज पर अप्लाई की जा सकती है. क्लियर हो गया. नाउ वी हैव लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल कंडीशंस. तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल कंडीशंस एंड कांस्टेंट्स की बात करते हैं. द फिनोमेना ऑफ कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज लिक्विफिकेशन. कोई भी गैस को अगर आप लिक्विफाइड करोगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो इस प्रोसेस को आप लिक्विफेक्शन कहते हो. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, और उस समय एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर वो गैस कन्वर्ट की जाती है. व्हेन अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, दीज कंडीशंस आर नोन एज क्रिटिकल कंडीशंस. जिस समय टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी होता है, वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी होता है, और प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर पीसी होता है. तो जिस कंडीशन पर ये लिक्विड में चेंज होगी वो क्रिटिकल कंडीशंस मानी जाती है. अब इसमें टीसी, वीसी, पीसी क्या होते हैं ये बात कर लेते हैं. क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड. वो मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पर गैस लिक्विफाइड हो सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं हो पाएगी. क्रिटिकल प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस. क्योंकि आपको गैस को लिक्विफाई करना है तो आपको उसको प्रेशर अप्लाई करते रहना पड़ेगा. मैक्सिमम प्रेशर तो कितना भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जहां से वो शुरू होगा वो मिनिमम प्रेशर इज क्रिटिकल प्रेशर. क्रिटिकल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस विच इज ऑक्यूपाइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर. किसी भी वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम, 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे निकल रहा है उसे क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे. ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन एक्सप्रेशन क्या है जो आपको न्यूमेरिकल में मदद करेगा. क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी इज इक्वल टू 8a/27 RB. ए और बी क्या है, वही कांस्टेंट वैन डर वाल वाले. वैन डर वाल इक्वेशन से जो निकले थे रियल गैस इक्वेशन से, वो रियल गैस इक्वेशन के कांस्टेंट है 8a/27 RB. क्रिटिकल प्रेशर इज a/27 B स्क्वायर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम इज VC विच इज इक्वल टू 3B. तो ये आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए. इसके डेरिवेशंस आप देखोगे तो नॉर्मल हम लोगों ने वहां पर पढ़े हैं, देखे हैं, बट अगर इन केस आपको कोई भी डाउट जाता है तो अभी आप उसको याद कर सकते हो, या एटलीस्ट वो वाली डेरिवेशन भी आप देख सकते हो, आपको वहां पर भी पता चलेगा. तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है. नाउ रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज PCVC इज इक्वल टू 3/8 टाइम्स ऑफ RTC. ये इक्वेशन भी याद करोगे तो काम हो जाएगा आपका. PCVC क्रिटिकल कंडीशन है ना, तो nRT होता है, तो n की जगह 3/8 कर लेना, RTC ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है. क्रिटिकल कंडीशन में ये रिलेशन से सबके. And PCVC by RT is equal to 3/8. 3/8 is Z is less than 1 at critical point. तो critical point पर आप 3/8 के इक्वल आ रहा है PV upon RT. तो PV upon RT 3/8 आ रहा है जो कि less than 1 है. तो critical points पर हमेशा Z less than 1 आएगा, यानी कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो लेस देन 1 होगा. क्लियर हो गया. तो ये था आपका क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के बारे में. अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चंस की, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें देखने हैं 40 डेज के किल शॉट कोर्स में. डे 2 में स्टेट्स ऑफ मैटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे. जो हमने अभी समरी देखी है उसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां देखेंगे. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पहला समझेंगे. For gases state if most probable speed is denoted by C star, average speed is denoted by C bar, and mean square speed, root mean square velocity बोल रहे हैं, is denoted by C, then for a large number of molecules the ratio of these speeds are. ratio of these speeds क्या होगा, याद करो. हमने कहा था कि जो most probable होगा, most probable, मैं भी MP लिख देता हूं, most probable वो सबसे कम होगा, उसके बाद V एवरेज होगा, और उसके बाद V RMS होगा, रूट मीन स्क्वायर. तो बस आप रेशियो के हिसाब से देख लो. अब इसमें सबसे कम किसका होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल है C स्टार, तो C स्टार सबसे कम. एवरेज इज गिवन बाय C बार, तो C बार और फिर C, तो C स्टार सबसे कम कहां आएगा, तो C स्टार 1 आना चाहिए. तो C स्टार 1 तीनों में, एक में नहीं है तो ए तो नहीं हो सकता, यहां देखते हैं. और सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए 1.128, तो 1.128 और 1.225, तो 1.128 एंड 1.225. सो एज पर द ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. और ये रेशियो हमने देखा भी था.
अगर आप देखोगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे हमने कहीं रेशियो देखा भी था, चर्चा करते, यहां देखेंगे, ये रहा, ये रेशियो यहां पर कहीं आया था, यस दिस वाज द रेशियो. सो दिस इज 1:1.128:1.224, मोस्ट प्रोबेबल एवरेज आरएमएस. तो 1.128 1.224 यही है. ठीक है, तो यही है 1.128 1.225 कर दिया, ठीक है 1.224 होता है, बट एज पर दी ऑप्शन ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का. क्लियर हो गया. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या कह लो प्रीवियस ईयर का ये वाला क्वेश्चन नहीं है, बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का AIEEE 2012 का क्वेश्चन है. क्या कह रहा है क्वेश्चन समझेंगे पहले. द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर अ रियल गैस एट हाई प्रेशर इज, बहुत बढ़िया, रियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो हाई प्रेशर पर होगा, हाई प्रेशर पर. ओके, पहले रियल गैस इक्वेशन लिख लो. सो दिस इज इन अकॉर्डेंस टू रियल गैस इक्वेशन. क्या होगी रियल गैस इक्वेशन. P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस NB V माइनस NB इक्वल्स टू RT, इक्वल्स टू RT. ठीक है, अब तुम कह रहे हो एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर. अभी समरी में हमने देखा था हाई प्रेशर का मतलब क्या है, वॉल्यूम बहुत कम होगा. हाई प्रेशर का मतलब है वॉल्यूम बहुत कम होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम घटेगा तो V स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा. तो तुम भैया V स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन को नेग्लेक्ट कर सकते हो. तो एट हाई प्रेशर P इज वेरी वेरी मोर देन AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर. देयरफॉर P plus AN square upon V square can be written as P. It can be written as P. So this implies P into V minus NB equal to RT. ये P हो जाएगा, V minus NB as it is रहेगा, तो PV minus PNB equal to RT. अगर N मोल्स 1 मान लिए, if N equal to 1, if N is equal to 1, यहां देखेंगे, if N is equal to 1, तो we can say PV minus NB, sorry, PV minus PB equal to RT. So we can say PV equal to RT plus PB डिवाइडेड बाय RT. एट लास्ट हम सबको RT से डिवाइड करते हैं, सो दिस विल बिकम PV बाय RT, RT बाय RT, PB बाय RT. ये कैंसिल, ये Z हो गया, विच इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT. तो हियर Z विल बी 1 प्लस PB बाय RT. अब ये एक्सप्रेशन का है, Z इज इक्वल टू, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z है ना, Z का पूछा है, Z विल बी इक्वल टू PB बाय RT. तो दिस इज Z PB बाय RT, 1 प्लस PB बाय RT, तो 1 प्लस PB बाय RT, PB बाय RT ये रहा. तो C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. सो एज पर द गिवन ऑप्शन C ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि Z जो होगा वो 1 प्लस PB बाय RT होगा. 1 में PB बाय RT को ऐड करोगे तो Z आ जाएगा, तो C ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 प्लस PB बाय RT. ये आपका बिल्कुल सटीक और सही आंसर है, 1 प्लस PB बाय RT. क्लियर हो गया. स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. AIEEE 2010 का क्वेश्चन है. AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता था, बहुत टाइम पहले होता था, अभी काफी सालों से बंद हो गया क्योंकि अब कॉमन एग्जाम IIT कर दिया है. लेकिन IIT मेंस का जो पैटर्न है, जो पेपर का लेवल है, वो AIEEE का ही लेवल है. AIEEE के लेवल पर ही वहां सवाल पूछे जाते हैं.
तो लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इफ 10 raised to the power minus 4 dm cube of water, this is 10 raised to the power minus 4 dm cube, इतना पानी है, is introduced into 1.0 dm cube फ्लास्क. अच्छा, अगर आप इतने पानी को 1.0 dm cube पानी में डालोगे एट 300, फ्लास्क में डालोगे एट 300 केल्विन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर इन द वेपर फेज व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड? तो अल्टीमेटली पानी का जो वॉल्यूम है वो 1 dm क्यूब ही होगा, क्योंकि हमने जो पानी वेपर के फॉर्म में डाला है वो वेपर उतना वॉल्यूम घेर लेगा जितना कंटेनर का होगा. भले वो पानी के फॉर्म में कितना भी रहा हो, 10 की पावर माइनस 4 dm क्यूब रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली तो वो वॉल्यूम इतना घेरेगा 1 dm क्यूब. तो वो 1 dm क्यूब का वॉल्यूम घेरेगा. ठीक है, तो वो 1 dm क्यूब का वॉल्यूम घेरेगा. तो वॉल्यूम ऑफ water will be equal to 1 dm cube, 1 dm cube, or we can say it as 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. हम मीटर में लिख लेते, तो it will be 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, because 1 dm क्यूब is equal to 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. ठीक है, हमें मोल्स निकालने. गिवन वेपर प्रेशर, ये देखो वेपर प्रेशर दे दिया. ठीक है, वो वाटर का वेपर है वॉल्यूम. ठीक है, dm क्यूब में, और यहां हमको क्या दे दिया? वेपर प्रेशर ऑफ H2 एट 300 केल्विन इज 310 पास्कल. तो बस बचा क्या? आर भी दे दिया अपने को, खेल हो गया अपना. तो अज्यूमिंग इट टू बी एन आइडियल गैस, अज्यूमिंग वाटर वेपर टू बी एन आइडियल गैस, वाटर वेपर को टू बी एन आइडियल गैस, हम क्या कह सकते हैं? आइडियल गैस PV इक्वल टू एनआरटी का पालन करेगा. तो PV इक्वल टू एनआरटी का पालन करेगा. इट मस्ट ओबे PV इक्वल टू एनआरटी, और PV इक्वल टू एनआरटी ओबे करना है तो इसका मतलब प्रेशर बोलते जाएंगे. क्या निकालना? क्या मोल्स निकाल लेना, हाउ मेनी मोल्स. यस, तो N निकालना है भाई. तो इट विल बी PV बाय RT, PV बाय RT रख दो. प्रेशर कितना दे रखा है? 3170. वॉल्यूम कितना है मीटर क्यूब में? 10 की पावर माइनस 3 अपॉन आर कितना दे रखा है? 8.314, 8.314 इंटू टेम्परेचर इज 300 केल्विन, तो इंटू 300. बस सॉल्व कर लो, सीधा आंसर, फॉर्मूला बेस्ड. तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? तुम लो मैनुअली करो, मैं कैलसी से कर लेता हूं. 3170 डिवाइडेड बाय 8.314 divided by 300, 1.27 into 10 की पावर माइनस 3. So this will become 1.27 into 10 की पावर माइनस 3 मोल्स. इतने मोल्स आ रहे हैं, तो n की वैल्यू आ गई 1.27 into 10 की पावर माइनस 3 मोल्स. एज पर द ऑप्शन, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए. सो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है. 1.27 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल्स, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा. तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है. तो देखो, पानी का वॉल्यूम कितना भी दिया जाए, वाटर वेपर का कितना वॉल्यूम भी दिया जाए, लेकिन जिस कंटेनर में उसे रखा है अल्टीमेटली वो कंटेनर का ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. तो वो कंटेनर फ्लास्क का ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और ये इस तरीके से अपने को मिलेगा. क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन. स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे फिर चर्चा करेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है. फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं. टू एन इवैक्यूएटेड वेसल विथ मूवेबल पिस्टन, उसका पिस्टन जो है वो मूवेबल है, अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm. ओके, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm का है 0.1 मोल ऑफ हीलियम एंड 0.1 मोल ऑफ एन अननोन कंपाउंड. कोई एक और कंपाउंड है, मतलब वो भी गैस है, जिसका वेपर प्रेशर दे रखा है 0.68 atm एट 0 डिग्री सेल्सियस आर इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं वो, एक कंटेनर है, इसका पिस्टन मूवेबल है, मतलब इट कैन स्लाइड ओवर, मूव कर सकता है. इसमें दो गैसेस हैं, राइट? इसमें दो गैसेस हैं, एक ये वाली जो हो गई कौन सी, हीलियम, राइट? यस, हीलियम, जो कितना है 0.1 मोल है, 0.1 मोल है.
और एक गैस हो गई कौन सी, ये वाली अननोन है, ये अननोन है, अननोन गैस है, जिसका वेपर प्रेशर नहीं, इसका भी 1 मोल दे रखा है, इसका 1 मोल दे रखा है, ओके, इसका 1 मोल दे रखा है, और वेपर प्रेशर इसका दे रखा है, इसका वेपर प्रेशर दे रखा है कितना, 0.68 एटीएम, ठीक है, ओके, और एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 एटीएम, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो 1 एटीएम लग रहा है, तो यहां से जो प्रेशर लग रहा है एक्सटर्नली एटमॉस्फेयर से, वो एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर लगेगा, तो दैट इज 1 एटीएम। हमें क्या मानना है, कंसिडरिंग द आइडियल गैस बिहेवियर, दोनों गैसेस का जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस है, द टोटल वॉल्यूम इन लीटर ऑफ द गैसेस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज क्लोज टू, हमें बताना है टोटल जो वॉल्यूम होगा इन लीटर्स ऑफ द गैसेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका क्या वॉल्यूम होगा उसकी हमें बात करनी है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं कितना होगा। अब यहां पर समझेंगे टोटल वॉल्यूम, दोनों गैसेस का किसी का भी वॉल्यूम निकाल लो तो वो टोटल वॉल्यूम होगा, क्योंकि प्रेशर में इट बिकम्स अ पार्शियल प्रेशर, बट वॉल्यूम में कभी कोई टर्म नहीं आता पार्शियल वॉल्यूम। जैसे मानकर चलो 100 लीटर की दो गैसेस ऑक्यूपाई हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि एक 50 लीटर दूसरा 50 लीटर, अरे दोनों 100 लीटर, क्योंकि एक गैस 100 लीटर की जगह को पूरी तरीके से घेरेगी, तो दूसरी गैस भी जगह को पूरी तरीके से घेरेगी। ऐसा थोड़ी ना कि ये बोले मैं 50 लीटर में फैलती हूं, तुम 50 लीटर में फैलो, और मिलकर 100 लीटर में दोनों फैलेंगे, क्योंकि पार्शियल वॉल्यूम नहीं होता। हां, अगर मान लो एक कंटेनर में 100 एटीएम का प्रेशर लगता, तो पहली गैस का 50 एटीएम, दूसरी गैस का 50 एटीएम होता है, ये होता है पार्शियल, लेकिन वॉल्यूम कैन नॉट बी पार्शियल। तो हमें अगर वॉल्यूम निकालना है पूरे उसका, तो हम किसी का भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, एंड से क्योंकि हमें अननोन कंपाउंड नहीं पता कौन है, तो हम हीलियम से चलते हैं, हम हीलियम से चलते हैं। तो आइडियल गैस बिहेवियर है, तो इट विल फॉलो पीवी इक्वल टू एनआरटी, राइट, और पीवी एज फॉर हीलियम कितना हो जाएगा, अगर यही इक्वेशन फॉर हीलियम लिखनी है तो प्रेशर ऑफ हीलियम, वॉल्यूम तो सबके लिए सेम है, मोल्स ऑफ हीलियम आर सेप्स के लिए सेम है, और टेम्परेचर सबके लिए सेम है। दिया है कि नहीं दिया टेम्परेचर, यस 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो टेम्परेचर भी सबके लिए सेम है। ऐसा थोड़ी ना कोई एक गैस दूसरे टेम्परेचर पे होगी तो दूसरी गैस किसी और टेम्परेचर पे होगी। क्लियर हो गया, तो सबके लिए गैस जो होगी वो सेम आएगी। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो यहां देखेंगे अब, ओके, यहां देखेंगे अब, तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो दिस इंप्लाइज वॉल्यूम कैन बी रिटन एज हीलियम के मोल्स RT अपॉन हीलियम का प्रेशर। अब हीलियम के मोल्स तो क्वेश्चन में दिए 0.1, R हमें पता है, टेम्परेचर हमें पता है, प्रेशर ऑफ हीलियम कितना होगा, प्रेशर ऑफ हीलियम। अब देखो, अगर 1 एटीएम प्रेशर ऊपर से और इस कंडीशन पे आपने पिस्टन रोका है जो कि मूवेबल पिस्टन है, तो यह बात कंफर्म है कि अंदर से भी इस कंडीशन पे, क्योंकि आपको वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम फिक्स करना पड़ेगा, तो उसके लिए पिस्टन को कहीं तो रोकना पड़ेगा ना, और पिस्टन अगर रुक गया मान लो, तो फिर यह बिल्कुल मानकर चलो कि अंदर से लगने वाला प्रेशर भी बाहर लगने वाले प्रेशर के इक्वल होगा। तो मतलब इंटरनल प्रेशर जो टोटल होगा हीलियम और अननोन गैस का, वो भी 1 एटीएम होगा, बिकॉज इंटरनल प्रेशर विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो भैया इंटरनल प्रेशर विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो इसका मतलब दोनों मिलकर 1 एटीएम बना रहे हैं। अब इनमें से अननोन का वेपर प्रेशर 0.68 है, तो प्रेशर ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू 1 एटीएम माइनस प्रेशर ऑफ अननोन गैस। तो प्रेशर ऑफ हीलियम will be equal to 1 minus 0.68, so it comes out to be 0.32 ATM. कितना ATM? 0.32 ATM प्रेशर आ गया, किसका? हीलियम गैस का, जो हमें यहां चाहिए, तो रख लो। तो भैया वॉल्यूम आ जाएगा कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितने? 0.1। आर कितना है? 8.314। टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस बोले तो 273। 0 मत रख लेना, नहीं तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस में हमें केल्विन में रखना होता है टेम्परेचर, तो 273।
अपॉन प्रेशर ऑफ हीलियम इज 0.32। तो ये लीटर में आएगा, ठीक है। अच्छा, और लीटर में आएगा ना, तो लीटर एटीएम वाला रखना था आर, एटीएम में ना प्रेशर, तो लीटर एटीएम वाला रखना था। लीटर एटीएम वाला 0.0821 होता है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये याद रखना, आर में गड़बड़ मत करना। आर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल वाला होता है, हमें लीटर एटीएम में रखना है क्योंकि यहां सारे प्रेशर एटीएम में है। तो 0.1 इंटू 0.0821 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 0.32, एग्जैक्टली आंसर आ रहा है 7.004, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 ही आ रहा है, तो 0.004 है। तो 7 कहां है, ये रहा। एज पर द ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज इसका आंसर जो आ रहा है वो 7 आ रहा है। तो 7 विल बी द वॉल्यूम। अब 7 लीटर होगा, इट विल बी 7 इन लीटर्स, तो ये 7 लीटर में होगा, सो इट विल बी 7 लीटर्स। तो 7 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा पूरा गैसेस कंटेनर की। अननोन गैस का भी वॉल्यूम 7 लीटर ही आएगा और हीलियम का वॉल्यूम भी 7 लीटर आएगा। दोनों गैसेस का वॉल्यूम जो होगा वो 7 लीटर ही आएगा। ये था फोर्थ क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे फिर चर्चा करते हैं। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पर, विच विल बी योर फिफ्थ क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन समझ में आ गए, आखिरी क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर है, जेईई मेन 2015 का सवाल है, ठीक है। ये जेईई 2015 का सवाल है, मेंस पेपर का सवाल है। क्या क्वेश्चन पूछा था देखते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज, ओके। इनवर्स क्यूब, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन याद है आपको। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इनवर्स क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन मतलब 1/r क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल r क्यूब के। कोई नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही थी, इट विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है जो 1/r क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या कह लो r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। या तो 1/r क्यूब के डायरेक्टली या फिर r क्यूब के इनवर्सली। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया। तो ये लंदन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, उसमें सबके अलग अलग क्यूब्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो होता है वो आर क्यूब, मतलब रेडियस से जो प्रोपोर्शनलिटी होती है वो अलग अलग होती है सबकी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो रेडियस से प्रोपोर्शनलिटी होती है वो 1/r क्यूब के बराबर रहता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स का होता है, ठीक है। तो आर क्यूब से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले ले, यहां पर हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट एक बार ले लें आप, ओके। तो यहां पर स्टूडेंट्स पूरी तरीके से हमारा सारी चीजें कंप्लीट होती हैं, जो कि किल शॉट कोर्स 40 डेज का कैप्सूल कोर्स, 40 डेज का क्रैश कोर्स है, जिसका आज ये है डे 2, जिसमें हमने बात करी है स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि सेकंड चैप्टर की। सो दिस वाज द सेकंड चैप्टर, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसकी हमने यहां पर चर्चा करी है। अब हम अगला वीडियो डे 3 का लाएंगे, जिसमें एक अलग चैप्टर, जिसमें उसकी समरी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और इन केस अगर आप YouTube पर कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो, कोई डे का लेक्चर आपका छूट रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, www.magnetbrains.com आकर भी देख सकते हो। www.magnetbrains.com पर आपको IIT JEE के सेक्शन में जाओगे या नीट के सेक्शन में जाओगे तो आपको प्रॉपर IIT JEE मेंस 40 डेज स्किल शॉट कोर्स मिलेगा 2022 एग्जाम का, 2022 एग्जाम का, जो कि वॉच नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी लिस्टिंग यहां पर आ जाएगी। पूरे कोर्स की जो लिस्टिंग है वो आपको यहां पर मिल जाएगी। आप जैसे IIT JEE फिजिक्स है, IIT JEE केमिस्ट्री है, इसके आगे नंबर ऑफ लेक्चर्स भी लिखे हुए हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे पूरी टॉपिक वाइज लिस्टिंग आएगी, और जैसे ही टॉपिक पर क्लिक करोगे आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा, एक्सक्लूसिव वीडियो मिलेगा, जो कि किल शॉट का होगा। किल शॉट कोर्स बोले थे 40 डेज क्रैश कोर्स का। यहां पर सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी और पूरे सिंक्रोनाइज्ड वे में डेज अरेंज होंगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ये सब कुछ एक प्रॉपर
ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट में अरेंज होगा, जहां पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर वेबसाइट पर आना है तो कोई सब्सक्रिप्शन बाय करना है या कोई आपको कोड लगाना है या कोई पैकेज लेना है, कुछ नहीं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी आपको पता है मेन चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE और नीट चैनल पर आप देख रहे हो कि JEE के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन भी आपको मिल रही है। JEE केमिस्ट्री तो आपको मिल रहा है, JEE फिजिक्स और मैथ्स के भी लेक्चर्स लगातार अपलोड कर रहे हैं बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज। साथ में नीट फिजिक्स और नीट बायो और नीट केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी आपको मिल रहे हैं जो एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा क्रिएट हो रहे हैं। तो बिल्कुल जितने लोग स्टूडेंट्स, जितने आपके दोस्त भाई बंधु, जितने लोग भटके हुए हैं कि कहां से JEE या नीट की तैयारी करें या कोई अच्छा चैनल नहीं मिल रहा जहां रेगुलर वीडियोस हमें मिले, तो आप ये चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, चैनल खुद जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।